चलिए देखिए, आगे बातें नहीं। देखिए, अपन जो बात कर रहे थे, आपका जो टॉपिक चला था कल, उसमें नाम था राजस्थान का पर्यटन और राजस्थान के टूरिज्म की बात अपन कर रहे थे। ये टॉपिक आपके चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे आपका फोर्थ ग्रेड हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि राजस्थान के टूरिज्म की बात कर रहे थे, राजस्थान के हम पर्यटन को लेकर बात कर रहे थे, पर्यटन से संबंधित बात अपन डिस्कस यहाँ पर कर रहे थे। क्लियर सभी को? अब देखिए, इसी टॉपिक में अब तक जो हमने जो डिस्कस किया, पहले उसका रिकैप कर लेते कि हमने जो अब तक जो पॉइंट डिस्कस किए वो कौन कौन से पॉइंट थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि अपन बता चुके थे, राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके बताए गए थे। राजस्थान को हम पर्यटन की दृष्टि से अपन बोलते हैं सैलानियों का स्वर्ग, यानी राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग। जबकि राजस्थान के अंदर सैलानियों का स्वर्ग कहने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद हमने की, एक कमीशन था यूरोपियन ट्रेवलर कमीशन। यूरोपियन ट्रेवलर कमीशन के द्वारा अगर बात करें कि यूरोपियन ट्रेवलर कमीशन ने इसी आपके पर्यटन को एक प्रकार का प्रच्छन्न निर्यात का है, अदृश्य निर्यात का दर्जा दिया है, जो कि यूरोपियन ट्रेवलर कमीशन की बात अपन यहां पर करते हैं। उसके बाद हमने यहां पर डिस्कस किया कि आपका जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी हर साल 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार अगर अपन करें भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। और हमने डिस्कस किया कि जो यूएनओ था, उस यूएनओ के द्वारा पर्यटन वर्ष जो घोषित किया गया वो 2017 को किया गया है। ओके, ये कहानी हमारे इस टूरिज्म को लेकर है, इस पर्यटन को लेकर है। इसी पर्यटन का जो हमारा लोगो है वो क्या है? पधारो मारे देश, यानी कि पधारो मारे देश, ये इसका लोगो है, जो कि आप लोगों के पर्यटन विकास विभाग के द्वारा बताया गया है। ओके, उसके बाद इसका जो पंचतंत्र बताया गया है, ओके, पंचतंत्र जो आपका बताया गया वो बताया राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? अतुल्य राज्य है, भारत का अतुल्य राज्य है। ये बात आपके सामने यहां पर आ जाती है। क्लियर सभी को? यहां तक अगर बात करें, अब सुनिए, यहां तक की बात अपन करते, फिर उसके बाद हमने इसको पढ़ते पढ़ते एक स्वर्णिम त्रिकोण की बात की। एक स्वर्णिम त्रिकोण की बात अपन करते हैं, जिसको अपन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस इलाके की जब बात अपन करते हैं तो इस इलाके में एक तो कौन आता है? दिल्ली आता है, दिल्ली से आगरा आता है, आगरा से आपका जयपुर आता है। ये आपका त्रिकोणीय हिस्सा माना जाता है। ओके, उसके बाद हमने आपको ये भी डिस्कस किया कि अगर हम बात करें पर्यटन संभागों की बात करें, किसकी बात करें? पर्यटन संभाग। भाई पर्यटन संभाग राजस्थान में टोटल कितने? 4 है। ओके, 4 पर्यटन संभाग है राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि 4 पर्यटन संभागों में एक संभाग कौन सा है? जोधपुर है। भाई एक पर्यटन संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जोधपुर के बाद कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर के बाद कोटा है। कोटा के बाद क्या है? अजमेर है। ये 4 प्रकार के पर्यटन संभाग है राजस्थान की बात अगर करें तो। ओके, उसके बाद पर्यटन संभाग से बाद अपन देखते हैं कि बजट को लेकर हम ये समझते हैं कि भाई बजट में भी पर्यटन को लेकर कोई बात कही गई है क्या? तो मैं तुमसे कह दूं कि एक तो 2002 और 2003 का जो बजट था वो एक तरह से पर्यटन को समर्पित बजट था। 2004-2005 के बजट में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया जाता है और 2022-23 के बजट में इस पर्यटन को पूर्ण बजट यानी पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है। इसी श्रृंखला में हम आपको यह भी बताते हैं कि अगर हम बात करें कि 4 मार्च 1989 की जब बात करते हैं, 4 मार्च 1989 की बात करते हैं और मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की बात अगर करें, ओके, यूनुस खान कमेटी की बात करते हैं, उस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को जो है वो उद्योग श्रेणी में शामिल किया जाता है कि ये उद्योगों के कैटेगरी में आएगा, पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दे दिया जाता है। ओके, ये कहानी हमारे पर्यटन को लेकर टूरिज्म से संबंधित बात अपन करते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन देखें यहां पर कि पर्यटन को लेकर हम जानते हैं कि कुछ आपके स्वदेशी पर्यटक होते हैं और कुछ आपके विदेशी पर्यटक होते हैं, यानी कि कुछ आपके विदेशी पर्यटक होते हैं जो कि विदेश से अपने राजस्थान में यहां पर एंटर करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं, समझाऊं, स्वदेशी पर्यटकों की संख्या राजस्थान में कहां से आती है? गुजरात से आती है। कहां आती है? गुजरात से आती है। और कहां जाते हैं? पुष्कर अजमेर में जाते हैं। कहां जाते हैं? पुष्कर अजमेर में जाते हैं। कब जाते हैं?
अगस्त का माह होता है, अगस्त माह से संबंधित माना जाता है। जबकि विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। ओके, कहां जाते हैं? जयपुर में। कहां जाते हैं? जयपुर में। और महीना कौन सा होता है? नवंबर का महीना होता है। हम जानते हैं राजस्थान के अंदर कौन सा महल है? आमेर में, जो कि पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का कार्य करता है, जहां से सर्वाधिक मात्रा में हमें रेवेन्यू जनरेट मानी जाती है। ओके, अब देखिए ये बेसिक पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसी श्रृंखला में हम आपको बता रहे थे राजस्थान के कुछ अपन बात करें पॉइंट्स को लेकर। फिर अपन ने यहाँ पर पर्यटकों की बात की, पर्यटक सर्किटों के बारे में कि भाई पर्यटन सर्किट जो है राजस्थान में बेसिक कितने हैं? 10। भाई 10 पर्यटक सर्किटों की बात अपन करते हैं, 10 पर्यटन सर्किटों की बात अपन यहां पर करेंगे। हम ये जानते हैं कि ये हमारे राजस्थान का कौन सा हिस्सा होता है? उत्तर। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण होता है। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? पूरब होता है। ओके, पूरब से संबंधित आप जानते हो कि एक आपका कौन सा ढूंढाड़ है, कौन सा ढूंढाड़ सर्किट आता है, जो कि आपके यहां पर आ जाएगा। एक आता है आपका कौन सा? मेवात आता है। कौन सा आता है? मेवात आता है। एक आता है कौन सा? आता है भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर आता है। और एक आता है कौन सा? रणथंभौर। ओके, यानी कि रणथंभौर की बात अगर अपन करें, रणथंभौर की अगर बात करें यहां पर आ जाएगा, तो ये रणथंभौर सर्किट आपका याद आएगा, जिसमें सवाई माधोपुर और टोंक जिला यहां पर आएगा। क्लियर। जबकि हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पश्चिम में हमारा एक है मरु। ओके, कौन सा? मरु सर्किट आ जाएगा। ओके, मरु से सर्किट। दक्षिण में हमारा आता है मेवाड़। कौन सा आता है? मेवाड़ आता है। ओके, अब देखिए 4 और 2 6 तो ये हो ही जाते हैं अगर बात करें। उसके बाद अपन जानते इधर है तो कौन सा है? शेखावाटी। कौन सा है आपका? शेखावाटी आ जाएगा। कौन सा? शेखावाटी आपका जाएगा। इधर देखेंगे तो माउंट आबू। कौन सा जाएगा आपका? माउंट आबू। ये माउंट आबू सर्किट आपका आ जाएगा। इधर देखोगे तो कौन सा? हाड़ौती सर्किट। कौन सा आएगा? हाड़ौती सर्किट आएगा। और अगर बात करें अंदर देखे तो कौन सा? मेरवाड़ा। कौन सा आता है? मेरवाड़ा सर्किट आता है, जो कि पुष्कर अजमेर से नागौर तक के बीच का हिस्सा कवर करता है। ओके, अलग अलग एरियाज के अलग अलग सर्किट है। फिर अपन जानते हैं इनको और डेवलप करने के लिए सरकार ने कुछ नए सर्किटों की बात की। जैसे माउंट आबू एरिया वाले बात करें तो यहां पर कौन सा सर्किट बना? गोडवाड़ सर्किट। कौन सा बना? गोडवाड़ सर्किट। इस इलाके में कौन सा बना? बागड़ सर्किट। कौन सा बना? बागड़ सर्किट। फिर दोनों को जोड़ते हुए एक सर्किट मेवाड़ बागड़ सर्किट। कौन सा बनता है आपका? मेवाड़ बागड़ सर्किट की बात आ जाती है अगर बात करें। फिर इधर आपका शेखावाटी में शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनता है। कौन सा बनता है? शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनता है। यानी कि शेखावाटी पर्यटन सर्किट से संबंधित बात अपन यहां पर करते हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कृष्णा सर्किट है, बुद्धा सर्किट है, बालाजी टूरिज्म सर्किट है। अगर हम धार्मिक सर्किटों की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धार्मिक दृष्टि से अगर देखें, धार्मिक पर्यटन सर्किटों की बात करें कि धार्मिक दृष्टि से कौन कौन से पर्यटन सर्किटों की बात आती है, तो हमने देखा कृष्णा सर्किट। कौन सा सर्किट? कृष्णा सर्किट, जिसमें राजस्थान के कुल कितने मंदिर? 3। एक होता है बालाजी टूरिज्म सर्किट, जिसमें बालाजी महाराज जी के जितने भी मंदिर है उन सब मंदिरों को लगभग इसमें शामिल किया गया। एक है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट में कितने आते हैं? 2। एक आ जाएगा कौन सा? बैराट। और एक आ जाएगा कौन सा? जाएगा कालवी की गुफा झालावाड़ से संबंधित रहेगी। तो ये राजस्थान के आपके पर्यटनों की बात है। इसके अलावा इको टूरिज्म सर्किट भी आता है, जो इको टूरिज्म होता है जिसमें माउंट आबू है, सरिस्का है, कुंभलगढ़ है, ये सब आ जाएंगे। क्लियर। तो ये पर्यटन सर्किटों की बात अपन कर रहे थे। उसके बाद हमने आप लोगों को यह बताया कि राजस्थान के अंदर पर्यटनों को डेवलप करने के लिए कुछ संस्थाएं भी कार्य कर रही है, जो पर्यटन को डेवलप करने का कार्य करती है। उन संस्थाओं की कहानी को हम देखते हैं तो हम देखते हैं जी 1955 में तो बनता है एक निदेशालय जिसका नाम है पर्यटन विकास निदेशालय या राजस्थान पर्यटन निदेशालय जिसे अपन कहते हैं। फिर उसके बाद 1956 में आपका बनता है पर्यटन आपका कौन सा? विकास विभाग। ये निदेशालय होता है, ये विभाग होता है। 1965 में होटल को लेकर बनता है, होटल को लेकर। 1978 में आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनता है। 1996 के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए बनता है, ट्रेनिंग देने के लिए बनता है। और 2015 में बनता है सीईटीटी बनता है। ओके, कौन होता है? सीईटी बनता है। फिर इसके अलावा 2006 में जो आपकी विश्व धरोहर होती है, जो आपके पुराने पुरातत्व होते हैं उनको मतलब डेवलप करने के लिए एक प्राधिकरण बनता है। वो कब बनता है? 2006 से संबंधित। ओके,
क्लियर। तो ये जितनी भी बातें थी वो सारी बातें हमने कल की कक्षा में पढ़ी थी। कल हमने इन सभी बातों को रिकैप किया था, सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से पढ़े थे। कल अपनी जो 2.5-3 घंटे की क्लास हुई थी, वो 2.5-3 घंटे की क्लास में इन सभी बिंदुओं पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा की और एक एक पॉइंट को हमने पढ़ा। आज अपन जो बात करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर, जैसे पर्यटन को लेकर कौन कौन सी योजनाएं हैं, पर्यटन को लेकर कौन कौन सी नीतियां हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो राजस्थान के लिए काम आएंगे। पहले तो बताइए आप लोग सभी को ये सब चीजें याद होगी अच्छे से? ये तो वो चीजें जो हमने कल डिस्कस की, कल जिनके बारे में पढ़ा, जो जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए और एक एक पॉइंट्स के बारे में हमने सारी बातें कवर आपकी कर ली। ओके, चलिए अपन आज आगे बात करते हैं अगले टॉपिक को लेकर। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर बात करेंगे। अपन पर्यटन से संबंधित पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आपकी जो है आपकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी योजना है जिनके बारे में हम डिस्कस आप लोगों के सामने यहाँ पर करेंगे। क्लियर। सबसे पहले तो देखो आप एक काम करो, सबसे पहला तो है कि जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है आप लोगों के सामने, क्योंकि जब भी कोई नई क्लास शुरू करो तो उससे पहले जितना अपन पढ़ चुके एक बार उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आराम से रहे कि हाँ अब नए सिरे से हमको ये चीजें पढ़नी है। एक बार सारा इसको याद कर लीजिए अच्छे से। किताब पढ़ने के लिए थोड़ी का पे वो तुम फिर उल्टे काम करते जो, अगर इसको पढ़ना है उसको पढ़ नहीं रहे, किताब को पढ़, किताब पढ़ने के लिए कब कॉमन है? आप लोग जो कहता वो तो करते नहीं, उल्टे काम कर, हमेशा अपनी कलाकारी लगाते हो अपने ऊपर पे कर। जो कहूं वो किया करो बस, आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा करो, अपना अपना दिमाग मत लगाया करो। हो गया। चलिए अब बात करेंगे अपन आगे का टॉपिक, जो अपना टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा अपन करते हैं। अब एक बार सब लोग किताब बंद रखो, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि आज अपन बात करेंगे राजस्थान के पर्यटनों को लेकर कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्यटन को लेकर कौन कौन सी योजना है, उन योजनाओं के बारे में हम डिस्कस आप लोगों के सामने करेंगे। ओके, देखिए ये हमारा टॉपिक है पर्यटन विकास की योजना है, यानी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सरकार ने अब तक कौन कौन सी योजना बना रखी है जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली योजना जिसका नाम है हेरिटेज होटल योजना, इसका नाम है हेरिटेज। हेरिटेज मतलब होता है जो धरोहर होती है, क्या होती है? धरोहर। यानी हेरिटेज मतलब जो पुरानी धरोहर होती है उसको अपन हेरिटेज कहते हैं। पुराने महलों को, पुराने जो आपके होते हैं उनको अपन हेरिटेज कहते हैं। तो हेरिटेज होटल योजना ये आपकी 1991 में प्रारंभ हुई थी। कहा जाता है कि ऐसा कोई भवन जिसका स्थापत्य 1950 से पुराना हो, ऐसी पूरा संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यानी ऐसा उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देश का पहला हेरिटेज होटल जो है अजीत भवन बोले तो कौन सा, जोधपुर, उस जोधपुर को बनाया गया है। ओके, ये बात ध्यान का, ये पहली योजना थी जो 1991 से संबंधित थी। 1991 को लेकर अपन यहां पर बात यहां पर करते हैं, ठीक है। आगे अब देखो, ध्यान सुनना, अगर आपने देखा होगा तो अपन ने देखा कि वर्ष 2006 में राजस्थान सरकार के पर्यटन विकास निदेशालय, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की तरफ से एक प्राधिकरण बनाया गया था जिसका नाम था राजस्थान धरोहर संरक्षण की बात, अगर यानी राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं अगर बात करें एवं प्रोन्नति, अगर बात करें प्रोन्नति, अगर मान लो प्राधिकरण, ये एक ऑथोरिटी का निर्माण किया गया था। इसका काम यही होगा कि कोई भी ऐसी हेरिटेज अगर कोई जगह है उससे रिन्यू किया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा, पुरानी चीजों को बताने की बात आएगी, पुरानी चीजें लोगों को दिखाई जाएगी। अपन ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये बिल्डिंग है बहुत सालों पुरानी है और आज भी इस तरह की होगी, तो इस तरह से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हेरिटेज होटल का दर्जा उसे दे दिया जाएगा। तो इसका नाम ही क्या गया, हेरिटेज होटल योजना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी बिल्डिंग है पुरानी, उस बिल्डिंग को देखेंगे समझेंगे, फिर उसको एक किसका रूप दिया जाएगा, होटल का रूप दिया जाएगा, एक हेरिटेज होटल बना दिया जाएगा। और यही हेरिटेज जो होटल होता है वो अपने 7 स्टार होटल्स के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, 7 स्टार होटल्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब भी इंसान गूगल करेगा, जैसे अगर आप गूगल करोगे राजस्थान के प्रमुख हेरिटेज होटल्स, तो आपको फिर इनका नाम दिखेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, मान लो कोई टूरिस्ट आ रहा है, अब टूरिस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, लोगों पर तो विश्वास नहीं करेगा, वो क्या करेगा, गूगल पे विश्वास, वो गूगल करेगा टॉप नंबर के हेरिटेज होटल कौन कौन से हैं, तो उनमें इनका भी नाम आएगा। अभी तो बहुत सारे, ये तो पहला था जब ये योजना बनी थी, तो पहला जो दिया था वो अजीत भवन उदयपुर जोधपुर, जो अजीत भवन है उसको दिया गया था। क्लियर सभी को। तो ये एक हेरिटेज होटल रहेगा। कौन सा रहेगा, हेरिटेज होटल आपका रहेगा। अगर आपने नाम सुना होगा जोधपुर के अंदर उम्मेद पैलेस का, कौन सा पैलेस, उम्मेद पैलेस, तो वही है जहां पर अपन हम साथ साथ मूवी का सलमान खान रुका था, वो आज भी वहीं रुका रह गया, ठीक है। तो ये वही जगह थी जहां पर अगर बात करें तो ये एक हेरिटेज होटल की कहानी रहती है, ठीक है। तो एक्चुअल में 1991 में राजस्थान सरकार की तरफ से योजना बनाएगी। इस योजना में यह कहा गया कि अगर कोई भी पुरानी संपत्ति है, कोई भी पुराना भवन है, कोई भी ऐसा भवन है, उसको एक हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप ये मतलब सर हमारे दादाजी का मकान भी 1949 में बना था, उसको भी हेरिटेज बना सकते हैं, लेकिन उसको दिखाओ कि भाई वाकई में बनने लायक है या नहीं है, उसके अंदर ऐसी कलाकृति है या नहीं है कि उसको बनाया जाए। तो आप भी अपना लगा सकते हो कि भाई हमारे मकान को भी हेरिटेज होटल बना दिया जाए, हम भी इसको हेरिटेज होटल का दर्जा देना चाहते हैं। तो अगर लगता है, अगर तुमने तुम्हारे मकान में ऐसी कोई कलाकारी कर रखी है या मकान के डिजाइन बहुत शानदार हो जिसको वाकई में होटल का रूप दिया जा सके, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि तोड़ के होटल बना दिया, वो वैसा ही हो, बस उसको रिन्यू करना हो, तो ऐसा ये रखा गया था। तो ये हेरिटेज होटल्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि अपना सिटी पैलेस समझ लो, ये सब सिटी पैलेस वगैरह सब ये घर ही तो मकान ही तो थे जहां राजा महाराजा रहते थे, इन सबको हेरिटेज होटल्स के अंदर रखा जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतनी कहानी तो पढ़नी ही नहीं है भाई। हेरिटेज होटल योजना कब बनी, 1991, बस ये ध्यान रखना। और इसमें बता दिया कि कोई भी पुराना भवन जो 1950 से पहले बना था उसको सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे हेरिटेज होटल का दर्जा मिल जाएगा। ओके, फिर तुम्हारे मन में हो सकता है क्वेश्चन आया, सर इससे टूरिज्म का क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन जो आएगा वो फिर 5 स्टार होटल में रहने के बजाय क्या करेगा, ऐसे होटलों में रहना पसंद करेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब बाहर का कोई पर्यटक राजस्थान में आ रहा है तो वो होटल में रुकने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि होटल तो फॉरेन में भी बहुत सारे भाई, होटल वगैरह तो खूब सारे, वो ऐसी चीजें देखना चाहता है कि वाकई में भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर मकान कैसे होते थे। आप देखो पहले के मकान अलग ही टाइप के होते थे, पहले के मकानों के डिजाइन अलग हुआ करती थी, पहले के मकानों की सोच अलग हुआ करती थी, मतलब कई प्रकार की चीजें होती थी, कई प्रकार की चीजों की बात अपन रखते थे। तो ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ये हेरिटेज होटल्स की बात आती है, जिसमें हेरिटेज कोई भूमि है या कोई भवन है उसको इसका दर्जा दिया गया। योजना कब बनी, 1991। दूसरी योजना का नाम है पेइंग गेस्ट योजना। क्या नाम है, पेइंग गेस्ट योजना। 27 सितंबर 1991 को बनती है, क्योंकि 27 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोल लो या विश्व पर्यटन दिवस बोलो, कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसी समय 1991 में, यानी कि समझ लो कि 1991 में एक योजना तो कौन सी होगी, हेरिटेज होटल योजना होगी।
भाई एक योजना तो हेरिटेज होटल योजना हो गई और एक होगी पेइंग गेस्ट योजना हो जाती है। ओके, इस पेइंग गेस्ट योजना में कहा गया कि अगर कोई भी पर्यटक होगा, पर्यटकों को राजस्थान के संस्कृति एवं परंपरागत मेहमान नवाजी का वातावरण अनुभव कराने और घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना आपकी बनाई जाती है, पेइंग गेस्ट योजना आपकी बनती है। इसका मतलब है कि भाई अगर कोई टूरिस्ट अपने पास आ रहा है तो उसे कैसा फील होना चाहिए कि जैसे वो अपने घर में रह रहा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इसी पेइंग गेस्ट योजना के तहत जो आपका राजस्थान टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कब बना था 1978 में, तो इसके अंडर में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनके नाम अपन पढ़ेंगे, गणगौर है, घूमर है, मोमल है, या आपका सवाई माधोपुर का हो गया, रणथंभौर हो गया, कई प्रकार के होंगे। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो आरटीडीसी के अंतर्गत आते हैं, वहां पर उनको रुकाया जाएगा, वहां पर उनको घर जैसा खाना खिलाया जाएगा, वहां पर उनको देखने की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। इसका मतलब वो हमारा पेइंग गेस्ट है, मतलब हमारे घर में एक एज ए गेस्ट के तौर पर आ रहा है, मतलब वो कोई ये नहीं है, मतलब उनका एक पैकेज होगा, एक तरीका होगा, एक पैकेज होगा। ये होटल के जैसे उनका बर्ताव नहीं होगा कि चेक इन कर चेक आउट कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एज ए गेस्ट की तरह आ रहा हो और गेस्ट की तरह उसके साथ बर्ताव करेंगे, ऐसी सरकार की योजना बनाई जाती है। और जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना था जयपुर के अंदर, वो इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। ओके, जैसे सपोज करो कि आज अपन अपने यहां पर 2 रूम ऐसे बना ले जो पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहेगा कि भाई साहब अगर राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी यहां पढ़ने आ रहा है, या अगर उस विद्यार्थी के साथ कोई पेरेंट्स अगर इस कोचिंग को देखने आ रहे हैं, तो 1 दिन या 2 दिन के रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से उनके लिए की जाएगी। बदले में उनसे हम ज्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, जो भी होगा नॉर्मल चार्जेस। हो सकता है कई जगह चार्जेस हो या ना हो, कोई जगह नॉर्मल एक होगा, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा जैसे कि वो अपने घर में, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ये योजना 27 सितंबर 1991 में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से बनाई जाती है। और इस योजना का मकसद यही होता है कि पर्यटकों को बहुत अच्छा लगे, उनके साथ मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से हो और वो एज ए हमारे गेस्ट के तौर पर आते हैं, इस तरह का व्यवहार होगा। क्लियर? तो दोनों योजना कब बनती है, 1991 में, और 27 सितंबर 1991 की कहानी है, क्योंकि 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपका अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए, ये आपके तीसरे नंबर की योजना है जिसका नाम है पर्यटन सहायता बल। ओके, ये पर्यटन सहायता बल है, अगर यानी पर्यटन पुलिस की बात अपन 1 अगस्त 2000 से प्रारंभ होती है। पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा बन गया, पहला राज्य आपका बन जाता है। ओके, अगर बात करें, कहने का मतलब होता है आप कभी भी जाना, जैसे कि आप राजस्थान के अंदर जंतर मंतर जाओगे, हवा महल जाओगे, कहीं पर जाओगे, वहां पर पुलिस रहती है। वो पुलिस नहीं होती जो तुम समझते हो। जो पुलिस में कई तरह की होती है भाई, एक ट्रैफिक पुलिस भी होती है, एक पर्यटन पुलिस भी होती है, एक थाने वाली पुलिस भी होती है, पता नहीं कितने अलग अलग होती है। तो कहते हैं कि 1 अगस्त 2000 में ये कहा गया कि अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है तो उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यवहार ना किया जाए कि उन्हें बुरा लगे, तो उनकी देखभाल हो, उनके साथ सही तरह का व्यवहार हो। इसीलिए कहते हैं कि अपन राजस्थान में सबसे पहले पुलिस जो है जंतर मंतर आमेर के अंदर आती है, जंतर मंतर और आमेर में नियुक्त की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में 3 पर्यटन पुलिस स्थल है, एक कहां पर है, जयपुर में, एक कहां, उदयपुर में, एक जोधपुर, क्योंकि ये तो सब मैन है ही है, राजस्थान के सबसे मैन अगर टूरिज्म की बात अगर करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहां पर आपके टूरिज्म पुलिस आपकी है। ओके, जो आपकी पुलिस मतलब रखी गई है। तो ये आपका पर्यटन पुलिस सहायता की बात आती है कि पर्यटन सहायता जो बल होगा जिसमें टूरिज्म की सहायता की जाएगी, 1 अगस्त 2000 के अंदर शुरू की गई ये योजना मानी जाती है। ओके, अब सुनो ध्यान से, देखिए हमने ये पढ़ा कि आपको ये बता रहे कि अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म विकास योजनाओं की बात करें, भाई अगर राजस्थान के टूरिज्म को अगर डेवलप करना है तो इसके संबंधित कुछ विकास योजनाओं की बात भी हम करेंगे। विकास योजनाओं के अंदर हमने एक योजना तो कौन सी पढ़ी, हेरिटेज। कौन सी पढ़ी, हेरिटेज। हेरिटेज होटल योजना हमने पढ़ी। एक योजना कौन सी, हेरिटेज होटल योजना। ओके, एक तो हेरिटेज होटल योजना के बारे में डिस्कस किया और
एक हमने बात की पेइंग गेस्ट को लेकर, किसकी बात की? पेइंग गेस्ट योजना के बाद, पेइंग गेस्ट योजना के बारे में हमने डिस्कस यहां पर किया। ओके, सबसे मजेदार दोनों योजनाओं की कहानी आपकी 27 सितंबर 1991 से रहती है। और हमें पता है कि आपका अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में पर्यटन सहायता बल की बात आती है। किसकी आती है? पर्यटन सहायता बल। ये पर्यटन सहायता बल जो पुलिस को लेकर होता है, कब बनता है? 1 अगस्त 2000 को। कब बनता भाई? 1 अगस्त 2000 को। इस पर्यटन सहायता बल के तहत आपके कितने जिलों में? 3। एक जिला कौन सा? जयपुर। एक जिला कौन सा? जोधपुर। और एक जिला कौन सा? उदयपुर। इन 3 जिलों के अंतर्गत आपके पर्यटन पुलिस को अपॉइंट किया गया है। यह हमारी राजस्थान सरकार की टूरिज्म से संबंधित आपकी एक पॉलिसी आपकी रहती है, एक योजना रहती है। अभी बताइए आप लोग, पहले तीनों प्रकार की योजनाएं अच्छे से दिमाग में बैठ गई। आपको इनकी तारीखें याद रखनी है। 27 सितंबर 1991 में हेरिटेज होटल योजना रहती है और पेइंग गेस्ट योजना रहती है। 1 अगस्त 2000 को पर्यटन सहायता बल रहता है, जो कि पुलिस से संबंधित रहता है, जिसके अंदर टूरिज्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, कोई भी उन्हें परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देखना, जहां पर भी आप घूमने जाते हो, लगभग इलाकों के अंदर आपको वहां पुलिस तैनात मिलेगी। वो पर्यटन सहायता बल के तहत अब डेवलप की गई है, जो कि 1 अगस्त 2000 में थी, क्योंकि इससे पहले तो ऐसी कोई पुलिस की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब टूरिज्म की संख्या दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, क्योंकि फॉरेनर आएगा तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ के लोग होते भी अलग टाइप के होते हैं, जो कुछ लोगों की वजह से आपका टूरिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है? बदनाम हो। इस वजह से अपन क्या कहते हैं? वो दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस बल वहां रखा जाता है कि टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, राजस्थान के 3 जिले, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जो टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उदयपुर और जोधपुर में तो आपका पर्यटन संभाग किया जाता है, जबकि एक संभाग कोटा में और एक संभाग अजमेर में रहता है, अगर बात करें। जबकि ये पुलिस की बात करें, क्योंकि राजस्थान में सबसे टूरिस्ट लोग जो आते हैं जयपुर में आते हैं, अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि जयपुर के अंदर भी इस तरह का बल आपके लिए बनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगली योजना, चौथी योजना। इसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। कौन सी योजना है? शिल्प ग्राम। ये आपके शिल्प ग्राम योजना रहती है। अब ये योजना कब बनी, इसका तो कोई ऑथेंटिक डेटा कहीं होता नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शिल्प ग्राम योजना क्या होती है बता दो। कहते हैं राजस्थान के परंपरागत हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब समझते हो? हाथ से बनाई गई कलाकारी। जैसे हाथ से अपन कुछ भी कलाकृतियां बनाते हैं, चाहे हाथ से अपन चाहे कठपुतलियां बनाओ, हाथ से चाहे अपन मटका बनाओ, हाथ से कोई भी ये लकड़ी के खिलौने वगैरह जो भी होते हैं, ये हाथ से बनने वाली चीज होती है, इनको अपन हस्तशिल्प बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के परंपरागत हस्तशिल्प और कला को प्रोत्साहित करना हो और हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने और उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाना हो। मतलब होता क्या था, जैसे सपोज करो गांव का कोई व्यक्ति बेचारा और वो हाथ से कोई चीज बना रहा है, तो क्या करते हैं कि बाहर जो जो ये होता है ना, जो बिजनेसमैन करने वाले, ये क्या करते हैं, उनसे 100-200 रुपए हम खरीद लाते हैं, 100-200 10-20 रुपए हम खरीद लाते हैं, और गांव वाले 10-20 रुपए में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं कि काम हो गया। और उसी चीज को वो शहर में टूरिस्ट को 1000-1000 रुपए में क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो एक्चुअल में सरकार को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, एक तो टूरिस्ट को नुकसान हो रहा है। क्यों? 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में लोग दे रहे हैं, तो इससे टूरिस्ट अपने पर विश्वास करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ले तो लेगा, लेकिन टूरिस्ट क्या करेगा, फिर अपने इंडिया पर, राजस्थान के लोगों पर विश्वास करना बंद कर देगा। वो क्या कहेगा, यार ये तो लूटमाट करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में लूट रहे हैं, क्योंकि चीज जो 10 की है वो 1000 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में मिल रही है, तो ये गलत है। तो इस लूटमाट से बचाना है, बिचौलियों से करना है। तो इनको क्या कहा कि इनको एक कहा गया कि तुम जो भी बनाओ, जो भी चीजें तुम बनाते हो, हम आपको एक स्थान देंगे, उस स्थान पे आओ और वहां बेचो, बदले में सरकार को थोड़ा टैक्स जमा करा दो, और आप भी खुश, सरकार भी खुश, टूरिस्ट भी खुश, सब खुश हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर स्थान दे दिया जाएगा, एक प्रॉपर स्थान आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, 1-2 साल पहले राजस्थान में ये हुआ था कि अपने क्या, राजस्थान की तो अलग कहानी है। अब जैसे मान लो किसी भी एक कोचिंग में अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाए भी वर्तमान में, तो अगले दिन आ जाएगा, सभी कोचिंग को उठाओ यहां से और पटको कहां पर, प्रताप नगर। ये योजना हो जाएगी, सरकार की एक योजना बन जाएगी, सभी कोचिंग एक स्थान पर चलाई जाएगी। ठीक है, अब वो घटना थोड़ी पुरानी हो जाती है, लोग भूल जाते, 2-4 दिन कहते ना कि पहले कि भाई साहब बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए,
4-5 दिन 15 दिन तक नाटक चला, अब वापस बरसात शुरू होगी, फिर कोई ना कोई हादसा होगा, फिर सरकार कहेगी 5 दिन के लिए बंद कर दो, फिर पैसे पहुंचेंगे सरकार के पास, फिर वापस खुल जाएगी, ये सब चलता रहता है। तो एक्चुअल में ये भी एक ऐसी योजना है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मान लो कि इस योजना में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन हो मान लो, और वो क्या करेगा, पर्यटन मंत्री को क्या कहेगा कि देख तेरे को क्या चुल मच रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये काम 1 करोड़ पकड़ और इन सब तामझाम को खत्म कर, ये बंद होने चाहिए। कोई शिल्पग्राम योजना नहीं, भाड़ेगा सब हम बेच लेंगे अपने हिसाब से। पर्यटन मंत्री को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, भाड़ेगा। अब इनको क्या मतलब है इन कलाकारों से, भाई तुम बनाओ बेचो, वो इन योजनाओं को क्या कर, खत्म। सब ये ऐसा ही चलता है, काला धंधा इस तरह चलता है। भाई पैसा पहुंचा, उसके बाद ये योजना खत्म। और उससे क्या, पैसा पहुंचाने वाले कौन होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं। जैसा कि मैं कई बार कहता, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी घटना मैंने एक बार होती भी देखी थी, ऐसी घटना मैंने एक बार होते हुए देखी। मैं तुमको, अगर तुमको नहीं है तो तुमको थोड़ा अवगत करा देता हूं, फिर मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग का, तुमको पता हो जाएगा। आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले महिला पीएसआई को लेकर एक अफवाह चली थी मार्केट में कि महिला पीएसआई वैकेंसी आएगी, महिला पीएसआई वैकेंसी आएगी। चली थी नहीं चली थी, आपको पता भी है या नहीं पता, महिला पीएसआई को लेकर। और मैं भी कहो कि नाम लूंगा तो कहो कि भाई हालत खराब हो जाएगी, पैंट गिली हो जाएगी अगर मैं नाम लूंगा तो। उन्होंने महिला पीएसआई के नाम से लोगों से 15-20 हजार रुपए लेकर फीस भी ले ली, और इन बेचारी लड़कियों को बोला पुलिस बनोगी, थानेदार बनोगी, फलाना बनोगी, ठीक बनोगी, बनेगी थानेदार। आ गई वैकेंसी, निकल गया सारा, और वो कोचिंग के चला के बच्चों से पैसा लेकर यहां से जयपुर से क्या हो गई, रवाना हो गई। अब ये तुमको सर ये बात आप क्यों बोल रहे हो, इसका कारण बताओ। मैं किसी को बोलना चाहे कोचिंग चलाना मेरे से बढ़कर तो कोई जानता ही नहीं होगा सर, जो 99 रुपए में इतना शानदार पढ़ा सकता है, इतनी अच्छी की, तो आप समझते हो कि मेरे से बड़ा बिजनेसमैन तो कोई हो भी नहीं सकता। अगर मैं कहूं एक छोटी सी बात है, मेरे को जब मान लो मेरे को लगता है कोचिंग नहीं चले, मैं कोचिंग चलाना जानता हूं, फर्क क्या पड़ेगा, 50,000 अखबार वालों को दिए, बोले एक न्यूज डाल दे कि फर्स्ट ग्रेड विज्ञप्ति अति शीघ्र आएगी, बस इतनी डाल दे, चुपचाप रवाना हो जा, तू भी खुश मैं भी खुश। और मैं अखबार की फोटो खींच के टेलीग्राम पे डालकर बच्चों तैयार हो जाओ वैकेंसी आ रही है, बच्चे गधे, हाँ सब तैयार हो गए, बस बिल्कुल तैयार हो गए, 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी और अपने आप धड़ाधड़ बैच चलते रहेंगे। ये होता है कोचिंग्स के अंदर। हकीकत में कोचिंग में ऐसा ही होता है, जब मंदी आती है अखबार वालों को पैसे खिलाए जाते हैं, अखबार वाले न्यूज डाल देते हैं, और न्यूज के ऊपर क्योंकि आप जानते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के हिसाब से अखबार के ऊपर कोई केस नहीं होता, क्योंकि वो कंज्यूमर दायरे से बाहर आता है, तो उनको भी खुश रहता है। तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती है, जीवन में इस तरह की चीजें चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बताइए कौन सी महिला पीएसआई आ गई, आने वाले 10 साल में भी कोई आने का कोई चांस नहीं है। तो बताइए कि जिन कोचिंगों ने इस तरह का कार्य किया था, क्या वो सही था, क्या वो ऑथेंटिक, मतलब वो एथिकल कहां था, वो एथिकल तो कहीं था ही नहीं। आपने अपने मतलब कहीं ना कहीं अपने टीचर धर्म की पालना तो की नहीं। कई लोग जैसे अभी कई आपने देखा होगा, अभी एक वो नाटक चल रहा होगा राजस्थान के अंदर, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति स्थगित होगी, नहीं होगी, फलाना होगी, कुछ नहीं होने वाला सर, मरने वाले मरते नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ये सब है। तुम समझ ही नहीं पाते इस लोगों को, फालतू जहां धरने में बैठ जाते, कोई लेना ना कोई देना, कोई मतलब ना मतलब, कोई मतलब कोई भी चीज लड़ो ना तो सर मुद्दे को प्रॉपर समझने की कोशिश करो। अच्छा RS मेंस को लेकर हुआ, कल एग्जाम है, कर लो, क्या करोगे, उखाड़ो, क्या कर लिया बेनीबाल जी, क्या कर लिया मीणा जी, केवल बच्चों का समय तो खराब किया, मिला क्या, मिल गई प्रसादी। तो सर आप पहले तो ये समझो कि तुम्हारे साथ खड़ा कौन है। आप जिन लोगों को खड़ा उनको खुद से पूछो। अगर मैं मेरे से बोलो कि सर RS की फुल फॉर्म तो बता दे एक बार, RS होता क्या है, RS के अंदर SDM क्या होता है, RPS क्या होता है, आपका RTS क्या होता है, ये क्या होता है बता देगा, तो जानता है धरना देने आगे जबरदस्ती का। और अगर कोई समझदार है वीडियो देख रहा है तो मेरा वीडियो वायरल करके मेरे पास आ जाना, मैं पूछ लूंगा, तू आ जा भाई, धरने देना बुला, तू आए, पहले इंटरव्यू क्या होता है, मेंस क्या होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर में क्या क्या टॉपिक होते हैं, पेपर 1 में क्या आता है, तेरे को पता भी है क्या, नहीं पता, खाएगा RS का मेंस लिख रहा है। जब पता ही नहीं, होश से नहीं है, बस हाँ धरना, आप लड़ते रहो, हम आपके पीछे। अरे वो तो लड़ता रहेगा, तुम वो तो निकलते हुए दिल्ली पहुंच जाएगा, तुम यहाँ जयपुर पड़े रहोगे। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश किया करो कि किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हो, वो मुद्दा जायज है या नहीं है, वो आपका जायज होता है नहीं होता, बस मुंह उठा के लड़ लेते जबरदस्ती। स्टूडेंट क्या होता है, वैकेंसी नहीं आए तो वैकेंसी के लिए लड़ते, वैकेंसी आ जाए तो फिर ज्यादा बढ़ाने के लिए लड़ते, बढ़ जाए तो फिर एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लड़ते, फिर एग्जाम हो जाए तो फिर पेपर को रद्द कराने के लड़ते, पेपर आ जाए तो स्किलिंग लड़ते, लड़ते रहते और अपने आप को, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं समायोजन। इस साइकोलॉजी क्या बोलते हैं, समायोजन। अंगूर खट्टे भाई, ठीक है, नहीं हाथ आए तो खट्टे, ठीक है। अब भाई बाकी ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि सर मैं कह रहा हूं चलो सारे पेपर आउट होते हैं, कभी रोक पाओगे क्या सर, कि बाप नहीं रोक पाएगा सर।
आपको बता दो सर, जब आसाराम बाबूजी जेल गए थे ना, जब बाल अपराध को लेकर, जो यौन शोषण को लेकर सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के बाद यौन शोषण लाख गुना बढ़ गया, क्योंकि लोगों क्या लगे, अच्छा ऐसा भी होता है, चलो अब यही करते हैं भाई, यही होता है तो उनको पता हो रहे हो, तो आधे तो अच्छा 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 ये है, चलो अब यही कांड करते हैं, चलो आराम से। अभी तुम देख रहे हो कि आजकल ये पतियों को मारने का चल रहा है, अब ये चल गया आपसे, अच्छा मारा जाता है, लो भाई साहब ये कई प्रताड़ित ये लो इनको, चलो सल्टाओ इनको भाई। राजस्थान तीसरे नंबर पे भाई। अच्छा जैसे क्या आप बता रहे हो, सोशल मीडिया हाईलाइट करिए लोगों को। पहले अच्छा पहले कब होता था, पहले हमने तो कभी सुना ही नहीं। मैं देखते अखबार पढ़ा तो पता लगा चलो राजस्थान 2024 में 85 लोगों को मार दिया तक, अपन को 2-3 नहीं पता है। एक्चुअल में सोशल मीडिया उल्टा बढ़ा रही है, ये जागरूक करने का काम नहीं है सर, ये तो बढ़ाने का होता है। अच्छा अच्छा ये तरकीब है, ऐसा भी हो सकता है। और आदमी क्या होता है सर, यही तो करता है। मैं पहले क्या होता था सर, हम जब गांव में थे ना, तब ये डिवोर्स होता था ना, हम सोचते अरे यार तलाक हो गया, ऐसा ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई, कोई भयानक काम हो गया। आजकल एक बार हमने पिछले 2021 में हमने एक अनुभव किया था कि भाई विधवाओं को, तलाक वालों को, इन सबको हम फ्री पढ़ाएंगे। हमने बोल दिया, पता लगा शाम तक 1000 कॉल आ गए। मैं हमारे मैडम का, मैडम एक बात है कि साला सारे तलाक हो गए क्या, मतलब है क्या। और आप देखो तलाक विधवा मतलब डिवोर्स की कट ऑफ गई थी 15 रेट के अंदर, पिछला डिवोर्स की कट ऑफ 15 गई थी। अब मेरे से कोई लड़की पूछे सर मेरे 135 नंबर है, मतलब मैडम मिठाई मार दो आप, तो जब जेम ना करता पास हो गए, कट ऑफ गई 147, मतलब 2 गुना कट ऑफ 15 से 147 है भाई। 15 की 20 चल जाए, 22 चल जाए, 25 चल जाए, 50 चल जाए, चलो 147 कौन जाती है, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। हम तो फिर मैं भी लड़ा कि यार चलो हो सकता है चलो कर्मचारी चेयरमैन गलती कर दी, बाद में लिस्ट देखा तो वाकई में नंबर आ रहे सबके। मैं गजब हो रहा कि चलो हो क्या रहा है। अरे वो तो पता है मेरे को, वो तो मेरे को सब पता है। मेरे पास ऐसा भी केस आया था, एक हजबैंड वाइफ आए थे, अब मैं नाम लूंगा, हुआ है कि सर वो मैं पूछ लिया बता भाई मतलब ये कौन, वो फिर बता नहीं पाई। बाद में से ये हजबैंड है, मतलब तो तलाक है, बोला हस्बैंड साथ है, बोला सर देखो फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा था और ये था, बाद में रिजल्ट फेल हो गया तो लड़के ने छोड़ ही दिया उसको, बाद में छोड़ दिया के बाद। तो ऐसा भी हमारे पास तो क्या दिन ऐसे एक तो केस आते रहते, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो क्या इन चीजों में बहुत परे हो गए। चलो आगे चलते, तो इन चीजों पर ध्यान मत दिया। हम आपका काम है कर्म करो, भगवान श्री कृष्ण सही कहते कर्म करना अपना काम है, बाकी लड़ना वड़ना अपना काम नहीं सर। सरकार से लड़ना सर क्या मौत को दावत देनी है क्या? सरकार कल को कह देगा आपको सब, सरकार क्या अगर ज्यादा सरकार को उंगली करोगे तो यूट्यूब पर क्लासें बैन की जाती है आज से, कर लो सर, एक नोटिस लिख देंगे, एक ऑथोरिटी, एक सर्टिफिकेट मतलब जाड़ के एक आपका गजेटेड जारी कर देंगे, सभी यूट्यूब क्लासेस को आज से प्रतिबंधित किया जाता है, कोई भी यूट्यूब पर आकर नहीं पढ़ाएगा। हो गए सारे बेरोजगार एक सेकंड में। तो सरकार से जितने हाथ जोड़ के चले उतना ही अच्छा है। ज्यादा फिल्मी स्टाइल में आने की जरूरत नहीं है, कि ज्यादा कलाकार बनने की जरूरत नहीं है, फिल्मों में तो बनने की आवश्यकता है। फिल्मी जिंदगी और रियल जिंदगी बड़ी अलग होती है सर। नहीं सरकार को क्या है, एक नोटिस लिख देगी, सभी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कहता है ना वो क्या बोलते टिकटॉक को, एक सेकंड में टिकटॉक बंद। कल को मान लो सरकार को ज्यादा उंगली करोगे यूट्यूब बैन, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे सारे, करेंगे पढ़ाएंगे किसको? तो इसलिए सरकार से तो जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। वो कहे हाँ तो हाँ, वो कहे ना तो ना, भाई तू जो कहे वो करता रहे, उनसे लड़ना गलत है सर। फिल्मों में ज्यादा जज्बाती बनने में गलत होता है। सरकार एक मामला करती है, सरकार हाँ तो होता है, उनको क्या दिक्कत है, वो तो कुछ भी कर देगी, कल को कुछ भी कर देगी, फिर क्या करोगे आप लोग? चलिए अपन बात करते हैं शिल्प ग्राम योजना। ये मैं इसलिए बता रहा था कि शिल्प ग्राम योजना जो कि इन सब गरीब बच्चों, अच्छा शिल्प ग्राम किस में आता है? कुटीर उद्योग में। भाई ये कुटीर और लघु उद्योग का काम होता है, कुटीर और लघु उद्योग से संबंधित माना जाता है। अगर बात करें तो कहते हैं राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला ग्राम है। हवाला ग्राम कहां पर? उदयपुर। कहते हैं शिल्प महाउत्सव कहां मनाया जाता है? उदयपुर में। शिल्प महाउत्सव जो बनता है वो कहां बनता है? उदयपुर में बनता है। हवाला ग्राम उदयपुर से संबंधित है। अन्य में पुष्कर अजमेर में भी है, पाल ग्राम जोधपुर में भी है, राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में ये आपके शिल्प ग्राम बनाए जाते हैं। ऐसे इलाके जहां पर जितने भी आसपास के इस तरह के कलाकार होते हैं जो हाथ से किसी चीज का निर्माण करते हैं, अगर बात करें तो वो सभी चीजें आप लोग यहां पर बेच सकते हो। ये सरकार की एक योजना आपकी रहती है। अब देखिए, अभी अपन धीरे धीरे आपको चीजों को समझना है। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट आपका है कौन सा, कि राजस्थान के पर्यटनों को डेवलप करने की जब बात आती है तो उस पर्यटन को लेकर सरकार ने कौन कौन सी योजना बना रखी है। तो अभी तक हमने कितनी योजना पढ़ी? 4।
देखिए हमने पढ़ी होटल सॉरी हेरिटेज होटल योजना, फिर पढ़ी पेइंग गेस्ट योजना। दोनों योजना 27 सितंबर 1991 में रहती है। फिर पर्यटन सहायता बल 1 अगस्त 2000 रहती है, और एक शिल्प ग्राम योजना रहती है। ओके, तो अभी तक हमने कितनी योजनाओं के बारे में डिस्कस किया? 4 प्रकार की योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। एक योजना आपकी रमणीक झील योजना, राजस्थान की 5 झील थी, इन झीलों को सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें एक झील कौन सी? नक्की, एक कौन सी? आना सागर, एक कौन सी? पिछोला, एक कौन सी? पुष्कर, और एक फतेह सागर। ये आपकी रमणीक झील योजना के तहत हुआ। आप देखना जब इन झीलों पे जाओगे तो इन चारों तरफ की जो बाउंड्री बड़ी शानदार तरीके से बना रखी, पेड़ पौधे लगा के आराम से खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था, आराम से स्टोर लगाओ, सब कुछ करो। तो इसको अपन रमणीक झील योजना के नाम से जानते हैं, जो सरकार की तरफ से बनाई गई कि इन झीलों को अच्छे तरीके से इनको रेन्यूट किया जाए, इनको दोबारा डेवलप किया जाए, और इनकी जो पाल है उन पाल को अच्छे से बाउंड्री अपन बनाया जाए। ये इस सरकार की योजना की बात आती है। तो एक बार पूछा जाए कि रमणीक झील योजना में एक झील कौन सी, तो उदयपुर की तो कितनी आ जाएंगी? 2, पिछोला झील और कौन सी? फतेह सागर। जबकि पुष्कर की कितनी आ जाएगी? सॉरी अजमेर की 2, आना सागर और पुष्कर, और एक कौन सी आ जाएगी? माउंट आबू, आपके जाएगी कौन सी? नक्की झील। यानी कि उदयपुर की 2 है, अजमेर की 2 है, और एक किसकी है? माउंट आबू। अजमेर माउंट आबू आ जाएगा कौन सा? नक्की झील को लेकर। तो ये रमणीक झील योजना के अंतर्गत इसे माना जाता है। फिर एक योजना और है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना मतलब ये भारत सरकार की, किसकी है? भारत सरकार। केंद्र सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय था 2014-15 में इस प्रसाद योजना को शुरू किया था। इस योजना के शुरुआती विकास में भारत के 12 शहरों को सेलेक्ट किया गया था, और 12 शहरों के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए सरकार को दिए थे। ओके, इसमें राजस्थान का कौन सा शहर था? अजमेर। राजस्थान के अजमेर शहर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। टोटल भारत के तो 12 शहर थे, जिसमें अपन द्वारका वगैरह सब थे, लेकिन राजस्थान का एक शहर था अजमेर, जो इस प्रसाद योजना के अंतर्गत आता है, जो कि आपके विश्व धरोहर के अंतर्गत जो चीज आती है उनको डेवलप करने का कार्य इनके द्वारा किया। हेरिटेज संबंधित जो चीज होगी उनको डेवलप करेंगे। योजना कब बनती है? 2014-15 को लेकर थी। शहर 12 थे, लेकिन राजस्थान का केवल अजमेर शहर इस योजना के अंतर्गत आपका आ जाता है। ओके, तो ये तो थी आपकी 6 प्रकार की योजनाएं। कितनी होगी? 6। एक बार आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, एक बार इनको पेज नंबर 135 को और पेज नंबर 343 को, अगर आप रीड के विद्यार्थी हो तो आप लोग अपनी किताब का पेज नंबर 135 पढ़ लीजिए, और इन मुख्यतः 6 योजनाओं को ढंग से याद कर लीजिए। आप लोग हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिए किसको? पर्यटन विकास आपकी योजना। हेडिंग कर डालना, हेडिंग को हाईलाइट करना है, पर्यटन विकास की योजनाएं, और इन योजनाओं में 6 योजनाओं के नाम लिखने हैं, जिसमें एक है हेरिटेज होटल योजना, एक है पेइंग गेस्ट योजना, एक है पर्यटन सहायता बल, एक है शिल्प ग्राम योजना, एक है आपकी रमणीक झील योजना, और एक है प्रसाद योजना। एक बार 6 योजनाओं को ढंग से कवर कर लीजिए। 6 की 6 योजना आपको याद होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं एक बार ढंग से याद कर लेना अच्छे से। 6 योजनाओं की बात करेंगे। आप पर्यटन विकास की योजनाओं को तो हाईलाइट से हाईलाइटर कर लीजिए, और बाकी 6 योजनाओं को भी आप लोग पेन से हाईलाइट, इनको भी हाईलाइट कर लो। एक है हेरिटेज होटल योजना 27 सितंबर 1991 में, पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 में, पर्यटन सहायता बल 1 अगस्त 2000 आ जाएगा। बाकी एक शिल्प ग्राम योजना है, इसके अलावा आपकी रमणीक झील योजना है, प्रसाद योजना रहेगी। ये आपकी योजनाएं आपको याद रखनी होती है। क्लियर सभी को? एक बार याद कर लो। ढंग से याद कर लीजिए आप लोग।
हो जाएगी याद, एक बार याद कर लीजिए। देखिए अपने जो पॉइंट आज अपन ने क्लास में स्टार्ट किया है पर्यटन विकास योजनाओं के बारे में, कि भाई राजस्थान में पर्यटन विकास को लेकर बेसिकली कौन कौन सी योजनाएं अभी सरकार की चल रही है या सरकार के द्वारा इन योजनाओं को सरकार ने बना रखा है। ओके, जो पर्यटन विकास को लेकर आप लोगों के सामने रहती है। वैसे तो अपन बात करें तो हमने आज की इस कक्षा के अंतर्गत एक तो पढ़ी आपने हेरिटेज होटल योजना, हेरिटेज आपकी आ जाएगी, हेरिटेज होटल योजना रहती है। एक तो आपकी हेरिटेज होटल योजना आपकी यहां पर रहती है, ये कौन सी योजना है, हेरिटेज होटल योजना आपकी यहां पर रहेगी पहली तो। दूसरे नंबर पर रहती है आपकी पेइंग गेस्ट योजना, कौन सी रहती है, पेइंग गेस्ट योजना, यानी कि पेइंग गेस्ट योजना आपकी यहां पर रहती है, कौन सी रहती है, पेइंग गेस्ट योजना आपकी यहां पर रहेगी। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा पर्यटन सहायता बल, कौन सा पढ़ा अपने, पर्यटन सहायता बल, यानी कि हमने पर्यटन सहायता बल को लेकर भी हमने यहां पर डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी आपके शिल्प ग्राम योजना, कौन सी पढ़ी, शिल्प ग्राम योजना। ओके, शिल्प ग्राम योजना हमने यहां पर डिस्कस की। ओके, उसके बाद हमने आपको देखा रमणीक झील योजना, आपके रमणीक झील योजना के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें राजस्थान की कितनी झीलों को, 5 झीलों को शामिल किया गया। ओके, और फिर हमने डिस्कस की कौन सी, प्रसाद योजना, भारत के कितने शहर आएंगे, 12, राजस्थान का शहर कौन सा, अजमेर। इस प्रकार से हमने आपकी कितनी योजना होगी, 6 योजना आपकी हो जाती है। हमने आपको यह भी बता दिया था इनमें से ये 2 योजना आपकी बनती है 27 सितंबर 1991, क्योंकि 27 सितंबर जो कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के तौर पर बनाया जाता है। पर्यटन सहायता बल आपका 1 अगस्त 2000 रहता है। ओके, 1 अगस्त 2000 आपका रहता है, और प्रसाद योजना 2014-2015 से संबंधित आपकी मानी जाती है। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे की ओर पर्यटन को ले। अब बुक को बंद कर दो एक बार, पहले ये सारी बातें याद हो जाएगा सबको अच्छे से, क्लियर सभी को। अब अपन एक बार बुक को बंद कर दीजिए आप लोग। हम बात करेंगे पर्यटन नीतियों को लेकर कि सरकार की टूरिज्म संबंधी पॉलिसी। मैं आपको पहले बता दिया था कि जो राजस्थान का आपका पर्यटन विकास, जो राजस्थान पर्यटन विभाग है, उस राजस्थान पर्यटन विभाग, देखो तो आप जानते हो कि राजस्थान पर्यटन विभाग, अच्छा राजस्थान पर्यटन विभाग कब बना, 1956 में, कब बना, 1956 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में, मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। इस राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से समय समय तक टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज आपकी बना रखी है। इन पॉलिसीज की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली पर्यटन नीति, यानी कि पहली पर्यटन नीति बनती है 27 सितंबर 2001 को। 27 सितंबर 2001 का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, 27 सितंबर को होता है। 2001 के अंदर यह पहली पॉलिसी बनती है। कहते हैं पर्यटन विकास के साथ राज्य के हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ाया जाए, हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हस्तशिल्प ग्राम योजना बनाई जाती है सरकार की। ओके, तथा लोक कलाकारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर बल दिया जाए, पर्यटनों को जन उद्योग के तौर पर स्थापित किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-2005 के अंतर्गत जो है पर्यटन को किसका दर्जा दिया जाता है, जन उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है। अगर बात करें क्योंकि ये योजना बनती है कब, आपकी 27 सितंबर 2001 में। योजना में ये कहा जाता है कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 4 मार्च 1989 में, हमें ये तो पता ही है कि 4 मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को किस में शामिल किया गया, उद्योग में कहा गया। तो फिर अपन को क्या, पर्यटन को, जो पर्यटक मंत्री थे इनको थोड़ा नाराजगी हुई कि यार आप इन्हें उद्योग कैसे कर सकते हो। जैसे कल को कोचिंग को बोलते हैं फैक्ट्री है, तो गंदा फील होता है कि सर कोई फैक्ट्री थोड़ी है, कोई मजदूर थोड़ी है, कोई कच्चा माल थोड़ी है कि इधर से आप निकालोगे उधर आप लोग बनाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ा गलत शब्द है। तो फिर इससे जो पहली पर्यटन नीति जो 27 सितंबर 2001 में बनी, तो उसमें लोगों ने कहा कि नहीं इसका तमीज से, जैसे अपन क्या था, बुरा मत माना, पहले अपन क्या बोलते थे कि यार ये देख ये अंधा है, ये लंगड़ा है, ये बोलता था। तो भाई ये क्या बोले, भाई तमीज से बात करो, दिव्यांग बोलो, मैं क्या बोलो, दिव्यांग, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तमीज से बात करोगे। ये नहीं अंधा लंगड़ा लोड़ा ये कुछ नहीं बोलोगे, धारणा, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। तभी तो सरकार ने क्या बोला, इस तरह के सभी विद्यार्थी सबको क्या बोलेंगे, दिव्यांग कहा जाएगा। अगर आपने किसी को भी इस तरह से बोल दिया, अपाइज बोल दिया, लंगड़ा लोड़ा, अगर मान लो अंधा बंदा कुछ भी बोल दिया, तो ध्यान वो केस ठोक सकता है आपके पर।
मानहानि का केस लगा सकता है। तो आप क्या करोगे, इनके लिए एक दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सेम बात यहां पर आती है कि भाई साहब आपने पर्यटन को उद्योग तो बोल दिया भाई, 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश को पर्यटन को उद्योग बना दिया कि ये उद्योग है। फिर बाद में जब 2002-2003 का बजट आता है उसमें पर्यटन पर बल दिया जाता है, फिर ये आपकी पर्यटन नीति बन जाती है। इस नीति में कहा गया सब बातें, अच्छा नीति में कोई इतनी बात थोड़ी है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी, लेकिन इनमें एक पॉइंट ये कि जिस पर्यटन को आपने उद्योग का दर्जा दिया है उसे एक जन उद्योग के साथ संबोधित करो, और ऐसा उद्योग जो कि पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है, जो किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता, इस प्रकार के उद्योग के साथ दर्जा दो। और फिर 2004 और 5 का जब बजट आया, उस बजट को पढ़ते समय सबने ये कहा कि अब पर्यटन जो है वो जन उद्योग के नाम से जाना जाएगा। यानी केवल इसे उद्योग कहोगे तो गलत होगा, इसको जन उद्योग के साथ कहोगे। ये पहला पर्यटन नीति जो बनी थी, यानी कि फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी जो 2001 में बनती है, 27 सितंबर 2001 को बनती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत यह कह दिया जाता है कि टूरिज्म जो होगा वो एज ए जन उद्योग होगा। और जन उद्योग का मतलब होगा ऐसा उद्योग जो पर्यावरण के क्या होगा, अनुकूल होगा, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वातावरण दूषित नहीं होगा। इस प्रकार इसको जन उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है। बात समझ में आई या नहीं, यस या नो? ओके, तो आपका पॉइंट ये बनता है भाई, इस पहली पॉलिसी में जन उद्योग की बात रखी गई, 2004 और 5 के बजट में इसको जन उद्योग का दर्जा मिल जाता है, और इसके साथ साथ ये पॉलिसी बनती है 27 सितंबर 2001 में। इतना सा याद रखना होता है, जो कि मैंने मेन पॉइंट आपको रखा, क्योंकि हमें पता था कि मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 में इसको उद्योगों के अंतर्गत शामिल कर लिया। उद्योगों के अंतर्गत शामिल कर लिया मतलब अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बन गया, द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 3। ओके, तो ये द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत आएगा, लेकिन इस उद्योग को क्या नाम दिया गया, जन उद्योग। और जब राज्य का बजट आया 2004 और 5, उस राज्य के बजट में इसको जन उद्योग कहा जाता है। और जन उद्योग जो कि आपका पर्यावरण के अनुकूल होगा, पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, बल्कि लोगों को परेशान नहीं करेगा, इस तरह का उद्योग ये आपका रहेगा। ये पहली राजस्थान की पर्यटन नीति थी जो 2001 में बनती है। उसके बाद दूसरे नंबर की पर्यटन नीति 2007 में बनती है, पर्यटन को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देना। यानी कि इसमें कहा कि पर्यटन जो प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए। पहले पर्यटन को किस में शामिल कर रखा था, सरकारी कि गवर्नमेंट को, फिर बाद में पता लगा नहीं गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक टूरिस्ट बस भी होगी, पब्लिक के होटल भी होंगे। कई होटल ऐसे जिन्होंने आरटीडीसी से क्या लेकर है, वो करा रखा रजिस्ट्रेशन कि आप हमारे होटल को भी किसका दर्जा दो, आरटीडीसी का होटल का दर्जा दो। है किसका, वो निजी का, लेकिन दर्जा किसको देगा, गवर्नमेंट का। इस तरह की बात आपकी रहती है। तो कहते हैं ये दूसरी पर्यटन नीति जो 2007 में बनती है, उसमें एक मेन बात रखी गई कि जो टूरिस्ट है, जो पर्यटन है, वो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत भी आने चाहिए। ओके, तीसरी नीति 2015 में बनती है, इसमें कोई खास ऐसा कोई बात नहीं आता। और चौथी आपकी बनती है 2022 से 20 से संबंधित है। 9 सितंबर 2020 को ये आपकी नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति लागू होती है, जो कि 2020 को लेकर रहती है। कब रहती है, 2020 को लेकर आपकी रहती है, जो आपकी नवीनतम आपकी रहती है। यानी कि अपन कह सकते हैं, ये समझ लो कि पहली पर्यटन नीति तो कब बनती है, 2001 में, दूसरी कब बनती है, 2007 में, तीसरी कब बनती है, 2015, और फिर कब बनती है, 2020 में। पहले तो ये ध्यान रखना कि पर्यटन नीति कब बनेगी इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब लगता है कि बनानी चाहिए तो बनाते, नहीं लगता तो नहीं बनाते। दूसरा प्रश्न बनता है कि पर्यटन नीति कौन बनाता है, राजस्थान पर्यटन विभाग बनाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग कब बनाता है, 1956 में बनाता। इसका काम है पर्यटनों को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म बिजनेस को आगे इंप्रूव करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। और अब तक राजस्थान में कितनी बन चुकी है, 4 पर्यटन पॉलिसी 4 बन चुकी है, आगे और बनेगी देगा। तो 9 सितंबर 2020 को यह बनती है, राजस्थान की अग्रणी पर्यटन ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना, सड़क, रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से परिवहन स्थानों की प्रगति में सुधार करना, पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, वैवाहिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के पर्यटन के साथ साथ जनजातीय संस्कृति, व्यंजन पर्यटनों को भी क्या करना, बढ़ावा देना। ये आपका रहता है इस पॉलिसी के अंदर, जो सब में अपर बात है, डायलॉग बाजी सबकी सेम रहती है।
अब देखो इस पूरे केस में हमें क्या पढ़ना है भाई, हमारा टॉपिक था राजस्थान पर्यटन नीतियां, ये हमारा टॉपिक है जिसकी हेडिंग डाली पर्यटन नीतियां। तो अपन जानते हैं कि पहली बात तो राजस्थान में पर्यटन नीति लागू करने का पावर किसके पास है, तो वह है राजस्थान पर्यटन विभाग के पास। किसके पास है? राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ये नीतियां लागू की जाती है। और ये विभाग कब बना था? 1904। अब तक राजस्थान में पर्यटन नीतियां कितनी बन गई? 4। एक कब बनी? 2001 में बनी, एक कब बनी? 2007 में, एक बनी 2015 और एक 2020। इसमें तो कहा कि पर्यटन को जन उद्योग में शामिल करो, इसमें कहा पर्यटन जो निजी क्षेत्रों में आना चाहिए, इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट है। और इसमें पर्यटनों को और अधिक मात्रा में डेवलप करो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, हर क्षेत्र में आपका टूरिज्म मात्रा बढ़नी चाहिए, इस तरह की बात की जाती है। तो अब तक राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से राजस्थान के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सामान्य तौर पर कितनी पर्यटन नीतियां बन जाती है? 4 प्रकार की पर्यटन नीतियां आपकी यहां पर बनकर तैयार हो जाती है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई नहीं है? यस या नो? फिर 2 पॉलिसी रहती है आपकी इको टूरिज्म को लेकर। इको टूरिज्म मतलब पारिस्थितिकी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जो एक तो बनती है 2010 में और एक बनती है 2021 में। ये 2 आपकी इको टूरिज्म पॉलिसी रहती है जो कि पारिस्थितिकी पर्यावरण से मतलब होती है, जो पर्यावरण को लेकर बनाती है, पर्यावरण को डेवलप करने के संबंध में बनाई जाती है। मतलब कि इको टूरिज्म पॉलिसी का मकसद होता है ये जितने वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, इनको डेवलप करना हो। इनको कि भाई सीधी सी टूरिस्ट लोग यहां पर भी आते हैं, सरिस का हो, रणथंबोर हो, केवला देव हो, मरु उद्यान हो, यह हो, इनके लिए जो पॉलिसी बनी एक 2010 में बनती है और एक 2021 में बनती है। ओके, वो अलग एरिया आपने नोटिस करना। देखो कि जो पर्यटन नीति है वो तो सबके लिए है, वो तो सब आ गया उसमें, जबकि इको टूरिज्म पॉलिसी का संबंध केवल हो गए पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर है, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए, जिसके अंदर आपके राष्ट्रीय उद्यान आ गए, टाइगर रिजर्व हो गए, इन एरियाज को डेवलप करने के लिए बनती है। तो एक कंपनी 2010 में और एक कंपनी 2021 में। कहते हैं कि नवीनतम जो है वो 2021 की है। इसके अंदर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन समिति का गठन किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और व्याख्या पर आधारित होती है। कोई खास पॉइंट नहीं, इतना जानना। 4 फरवरी 2010 को पहली बनी है, 15 जुलाई 2021 को दूसरी बनी है, बस इतना ध्यान रखना। ये 2 आपकी इको टूरिज्म पॉलिसी आपकी बनती है। ओके, जिसमें एक तो है 4 फरवरी 2010 और एक है 15 जुलाई 2021। ये आपको याद रखना, जो कि टूरिज्म से संबंधित मानी जाती है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुना। देखो अभी अपन पर्यटन पॉलिसीज के बारे में बात करें, जो नॉर्मल है वो तो कितनी होगी? 4, 2001, 2007, 2015, 2020। ओके, याद रखना। फिर अपन बात करते हैं अलग प्रकार की इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो एक 4 फरवरी 2010 है, एक 15 जुलाई 2021 है। ये अलग अलग प्रकार से आपकी टूरिज्म पॉलिसी रहती है। ओके, यानी कि अगर हम नॉर्मल देखें तो एक तो कब बनी? 2001, एक का बनी 2007, एक का बनी 2015, एक का बनी 2020 को। इधर इको टूरिज्म एक होगी 4 फरवरी 2010 की बात करेंगे, 15 जुलाई 2021 की बात करेंगे। अब बताओ, ये तो कि पर्यटन नीतियां जो नॉर्मली होती है, ये इको टूरिज्म पॉलिसियां होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यानी कि जो हमारा इको सिस्टम है उस इको सिस्टम को डेवलप करने का कार्य करती है। क्योंकि आप बता दो आपको, राजस्थान के अंदर टूरिस्ट लोग जो है वो आजकल रणथंबोर, सरिस्का, केवला देव, इनमें भी ज्यादा जाते हैं। तो उनके संदर्भ में भी पॉलिसी होनी चाहिए। वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है, क्योंकि वहां अगर पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, जीव जानवर मर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तो फिर आएगा कौन? वहां कोई नहीं आएगा। मान लो कि अगर रणथंबोर में जाए और टाइगर ही नहीं मिले तो बोले कौन जाएगा? क्या मतलब होला कि रणथंबोर आए भी टाइगर मिले ही नहीं। तो इसके लिए जो पॉलिसीज बनती है उसको अपन इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से इको टूरिज्म पॉलिसी 2 बार बनी अब तक, एक 4 फरवरी 2010 को बनती है और एक आपकी 15 जुलाई 2021 से संबंधित रहती है। अब सुनो आगे। चलो तो यहां तक सारी बातें ओके है ना? एक बार किताब खोलकर इन 6 पॉलिसीज को पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो अच्छे से 6 को। 6 के अलावा 7वीं नहीं पढ़नी अभी, क्योंकि होच पोच लोगे नहीं तो कौन सी पॉलिसी कहां चल जाएगी। एक बार इन सभी पॉलिसीज को ढंग से पढ़ लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग तो हो जाएगी आपकी पर्यटन नीतियां, राजस्थान की पर्यटन नीतियां हो जाएगी। और इन्हीं पर्यटन नीतियों में आपकी पहली है आपकी 27 सितंबर 2001, दूसरी 2007, तीसरी 2015 और चौथी 9 सितंबर 2020।
इको टूरिज्म पॉलिसी में 4 फरवरी 2010 है और नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 है। इस तरह से आपको याद करना है, इस प्रकार से आपकी राजस्थान की टूरिज्म्स को याद करना है, पॉलिसीज को याद करना है कि राजस्थान की प्रमुख पर्यटन नीतियां कौन कौन सी अब तक बनी हैं। एक बार आप ढंग से याद कर लो सारी बातों को ढंग से कि टूरिज्म पॉलिसी 2001, 2007, 2015, 2020 पहली 27 सितंबर 2000 आपकी एक है, नवीनतम 9 सितंबर 2020 है। ओके, इको टूरिज्म में 4 फरवरी 2010 है, 15 जुलाई 2021 है। ओके, ऐसे आपको याद करना है कि राजस्थान की जो पर्यटन पॉलिसीज है वो कौन कौन सी है, पर्यटन नीतियों के बारे में हमें याद रखना कि पर्यटन नीतियां कौन कौन सी है, उनके बारे में याद करना। ओके, हो गया। चलिए देखो, अब एक बार आप लोग बुक वगैरह बंद कर दो, अच्छे से समझ देखो। देखिए अभी हमने इस पूरे 1 घंटे की कक्षा में एक तो ये पढ़ा पर्यटन विकास आपकी योजना है, कौन सी पढ़ी अपने, पर्यटन विकास योजना है। एक तो अपने पर्यटन विकास योजनाओं के बारे में डिस्कस किया कि पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, उन सबके बारे में डिस्कस किया। और इसी कक्षा में मैं आपको टूरिज्म को लेकर आपको कितनी योजनाओं की बात बता दिया, 6 योजनाओं के बारे में बता दिया। एक बार आप लोग याद करने की कोशिश करो, मैंने 6 योजना आपको बता दी, जिसमें पहली योजना का नाम है हेरिटेज। पहली योजना नाम है हेरिटेज होटल योजना। कौन सी नाम है, हेरिटेज होटल योजना। यानी कि पहली योजना जो हेरिटेज होटल की बात की, अजीत भवन जोधपुर की बात की अपने। दूसरा हमने पढ़ा कौन सी, पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी पढ़ी अपने, पेइंग गेस्ट योजना के बारे में डिस्कस किया, यानी राजस्थान की पेइंग गेस्ट योजना के बारे में बात की। ओके, दोनों में मजेदार बात यह है कि दोनों आपके 27 सितंबर आपके 1991 के अंतर्गत आपकी प्रारंभ की जाती है। उसके बाद आता है पर्यटन सहायता बल, जो पुलिस को लेकर बात करते हैं, पर्यटन सहायता बल की बात की जाती है। और राजस्थान में पर्यटन पुलिस कितनी जगह है, 3 जगह है, जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। और ये योजना आपकी बनती है 1 अगस्त 2000 को। कब बनती है, 1 अगस्त 2000 से संबंधित रहती है, 1 अगस्त 2000 से संबंधित इसको माना जाता है। ओके, उसके बाद आता है शिल्प ग्राम। कौन सा ग्राम है, शिल्प ग्राम, आपकी शिल्प ग्राम योजना। ओके, तो शिल्प ग्राम योजना आपकी रहती है। फिर आते हैं आपके रमणीक झील योजना, और इस रमणीक झील योजना के तहत राजस्थान की कितनी झील, 5 झीलें, जिसमें उदयपुर की कितनी है, 2, अजमेर की कितनी है, 2, माउंट आबू की 1, और एक होती है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना में भारत के कितने शहर है, 12, राजस्थान का कितना शहर है, 1, कौन सा, अजमेर, पुष्कर अजमेर वाला इलाका आ जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। क्लियर सभी को। तो ये आपकी पर्यटन विकास के संबंध में हमने योजनाओं की बात हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने पढ़ा पर्यटन नीतियों के बारे में कि भाई साहब पर्यटन नीतियों की बात आती है तो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए समय समय पर सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से नीतियां बनाई जाती है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति बनती है कब, 2001 में बनती है, दूसरी बनती है 2007 में, फिर बनती है 2015 में, फिर आपके 9 सितंबर 2020 में बनती है। ओके, जबकि पहली 27 सितंबर आपकी 2001 में बनती है। इस प्रकार से अलग अलग समय पर आता है। ओके, फिर हम बोलते हैं इको टूरिज्म पॉलिसी, इको पर्यटन नीतियों की बात आती है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में बनाई जाती है। ओके, ये सरकार की वो होती है जिसमें 2 होती है, एक होती है 4 फरवरी 2000
10 आ जाएगा, अगर 4 फरवरी 2010 की बात आ जाएगी, और 15 जुलाई आ जाएगा 2021 की बात आ जाएगी। ओके, ये 1 घंटे की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा वो सारा ये था जो अब तक हमने पढ़ा या जो हमने अभी तक रिवाइज किया, जो सारी बातें हमने अच्छे से कवर की। ओके, इसके अलावा पर्यटन नीतियां और है जो ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए बनती है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति। ये आपकी अलग नीति है जो ग्रामीण, नाम ही कैच करो, नाम से पता लग रहा है यह राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति है। 24 नवंबर 2022 को लागू होती है। 24/11/22 जो था, 24/11/22 राजस्थान पर्यटन ग्रामीण पर्यटन नीति है। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति। यानी कि आपने देखा होगा तो वैसे तो टूरिज्म के लिए शहरी क्षेत्रों में सारा काम हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए कोई भी टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि कई ऐसे एरियाज है गांवों के जहां पर भी टूरिस्ट लोग आते हैं, गांवों के अंदर भी आते हैं, गांवों की चीजों को भी देखना पसंद करते हैं। तो कहते हैं ना, प्रदेश की, राज्य की ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। ये इसका भाई, अगर ये पॉलिसी लागू होगी तो ग्रामीण क्षेत्र क्या होगा, डेवलप होगा, क्योंकि टूरिस्ट लोग वहां आएंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, डेवलप रहता है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, ऋण पर अधिक ब्याज, अनुदान जैसे कई लाभ दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गेस्ट हाउस, कैंपिंग साइट, कैरावन पार्क वगैरह जो भी है, ये सब बातें होती है। काम की बात यह है कि यह नीति लागू कब होती है, 24 नवंबर 2022 को लागू होती है। और इस नीति का जो मकसद होता है वो ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देना होता है कि किसी न किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा ये 24 नवंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की जाती है। फिर इसके अलावा टूरिज्म की एक पॉलिसी है जिसका नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी फिल्मों को लेकर भी बने। अगर बात करें 2022 में बनती है, 18 अप्रैल 2022 को आपकी नीति बनती है। और नीति कितने साल के लिए प्रभावी मानी जाती है, 5 साल के लिए। इसकी नोडल एजेंसी है पर्यटन कला और संस्कृति विभाग, और है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनाने की बात होती है। आपने कहा कि कई गांवों के अंदर आजकल फिल्मी स्टेज आपके बन रहे हैं, यानी फिल्मों को लेकर आपका बन रहा है, जिसका फिल्म नगरी जिसको कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करके, जैसा कि हमारे दिल्ली रोड पर अचरोल के पास फिल्म सिटी बनने जा रही है, जहां पर कई प्रकार की फिल्मों की क्या होगी, शूटिंग होगी, जिससे लोग आएंगे। देखो ध्यान सुना, आप समझने की कोशिश करना। नाम है फिल्म पर्यटन, इसका मतलब एक ऐसा सेट तैयार। अपन जाते हैं बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में अपन कहते हैं फिल्म सिटी देख के आए, ये होता है। तो एक्चुअल में बॉम्बे कोई जाएगा फिल्म सिटी देखने जाएगा तो वो एक टूरिस्ट पैलेस हो गया, क्योंकि वहां हो सकता है कोई ना कोई हीरो मिलेगा, कोई ना कोई अपने जानकार मिलेगा, या किसी तरीके से अपन देखेंगे। वही चीज यहां पर है। तो इस पर्यटन नीति में ये बताया जाता है कि जहां पर प्रॉपर तरीके से फिल्में बन सके, एक प्रॉपर फिल्मों का सेटबैक वहां पर तैयार किया जा सकता है, जिससे लोग वहां आएंगे किसी न किसी प्रकार से। कहते हैं कि कोई ना कोई हीरो आज आया होगा, ये सोच के। जब अपन रणथंबोर जाते हैं, क्या देखने जाते हैं, बोले टाइगर, बोला कोई ना कोई टाइगर मिलेगा, जरूर तो नहीं मिले ही, लेकिन फिर भी अपन जाते हैं। भाई ये जरूरी नहीं वो टाइगर वहां मिले ही, लेकिन फिर भी अपन जाते हैं। सेम चीज यहां पर है कि अगर कहीं पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी तो अपन क्या सोच करेंगे, यार पता नहीं वहां कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, पता नहीं कोई ना कोई हीरो अपने को मिल जाए, कोई ना कोई अपने को वहां पर मिलेगा, ये सोच के अपन जाते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है। तो 18 अप्रैल 2022 से संबंधित अगर बात करें, 18 अप्रैल 2022 को लेकर ये आपके राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति बनाई जाती है, जिसका केवल और केवल मकसद रहता है राजस्थान के टूरिज्म को डेवलप करने की बात आती है। ओके, कहते हैं राजस्थानी भाषा में गुणवत्तापूर्ण फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना हो, या अपन बात करें वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर 342 पर्यटन इकाइयों के फालतू बात हो जाएगी। बोला राजस्थान को पर्यटन को प्रसिद्ध फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना, राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना, इस तरह की बात आती है। यानी कि राजस्थान के अंदर फिल्मों की शूटिंग ज्यादा हो, राजस्थानी फिल्में ज्यादा बने, राजस्थान के फिल्म को लेकर बढ़ावा, ये इसका काम था। मतलब प्रॉपर तरह फिल्म को लेकर है, सारी बात फिल्म को लेकर। तो अपने को लंबी चौड़ी कहानी को पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है। ओके, बस याद रखना कि 18 अप्रैल है 2022 है जिस समय आपकी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति बनाई जाती है। अब देखो ध्यान से, जब अपन पर्यटन नीतियों को पढ़ते हैं तो 4 भागों में पढ़े। एक तो सामान्य तो हो गई, वो कितनी होगी 4, एक को कितनी हो गई 2, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी होगी 1, और फिल्मों के लिए कितनी होगी 1। तो इस प्रकार से टोटल अगर आप देखते हो तो कितनी होगी 8, यानी 8 प्रकार की पर्यटन नीतियां आप लोगों ने पढ़ी, जिसमें 4 तो सामान्य होगी, 2 इको से संबंधित, 1 गांव से संबंधित, और 1 फिल्मों को लेकर। याद होगी नहीं होगी, यस या नो? एक बार इनको याद करो, जब बिना देखे तारीखें लिख के दिखाओ सबकी।
पहला 4 की लिखो, फिर 2 की लिखो, फिर 1 की लिखो, फिर 1 की लिखो। भाई 4 तो आपकी नॉर्मल पर्यटन नीतियां हो जाती है, 2 इको से संबंधित होती है, एक ग्रामीण क्षेत्र को लेकर और एक फिल्मों को लेकर। ये 4 प्रकार की पॉलिसीज है जो कि हमने टूरिज्म से संबंधित पढ़ी, पर्यटनों को लेकर डिस्कस की। एक बार आप लोग इन चारों प्रकार की बात अपन करें। एक बार 4 को लिखो, 2001, 2007, 2015, 2020, ये तो होगी 4। 27 सितंबर 2001 पहली बनती है, 9 सितंबर 2020 आपकी नवीनतम बनती है, ये तो होगी नॉर्मल। इको की लिखोगे 4 फरवरी 2010, 15 जुलाई 2021। ओके, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 नवंबर 2022 लिखोगे, और फिल्म प्रोत्साहन लिखोगे 18 अप्रैल 2022। ये आपको तारीखें याद करनी है कि पर्यटनों को लेकर जो पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई गई है वो पॉलिसी कब कब, बस तारीखें याद रख लो। अंदर की बात तो तुम्हें याद रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंदर ऐसी कोई खास बात है भी नहीं। रख लोगे याद तारीखें? अरे तारीखें याद रख लोगे ना पक्का, श्योर? भाई इसका मतलब 4 को देखोगे तो पहली पर्यटन नीति कब बनती है? 2001 में। दूसरी पर्यटन नीति 2007 में। तीसरी पर्यटन नीति 2015 में, और उसके बाद 2020 में। तो ये पहली तो तारीख आना 27 सितंबर 2001 और नवीनतम 9 सितंबर 2020। ओके, इको टूरिज्म की जब बात अपन करोगे तो आप जानते हो, एक तो 4 फरवरी 2010 है, एक 15 जुलाई 2021 है। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों की आगे 24 नवंबर 2000 आपके 22 है। फिल्म प्रोत्साहन को लेकर 18 अप्रैल 2022 है। अब बताओ याद रहेगी नहीं? यस या नो? तो सभी को ये आपकी 8 प्रकार की पॉलिसीज है जो टूरिस्ट को या टूरिज्म को, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य कर रही है, और इनका मकसद है कि किसी न किसी प्रकार से टूरिज्म व्यवसाय क्या हो, इंप्रूव हो, आगे बढ़े। भाई लिख सकते हो नहीं लिख सकते बिना देखे? पक्का लिख सकते हो क्या? जब बिना देखे कॉपी भरो, नई कॉपी नया पेज लिखा लिख के दिखाओ, करके दिखाओ। 8 प्रकार की पॉलिसीज के नाम तो लिखने जरूरी नहीं है इनका, कि मुख्यतः पहली पर्यटन नीति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली इको, दूसरी नवीनतम इको, ग्रामीण क्षेत्र की, और फिल्म प्रोत्साहन को लेकर। एक बार लिख के देखो फटाफट कि तुम सभी पॉलिसीज के बारे में प्रॉपर लिख पाते हो नहीं लिख पाते। जितना आप लिख पाओगे उतना तुमको याद होगा कि प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में बनती है, दूसरी पर्यटन नीति वर्ष 2007 में बनती है, तीसरी पर्यटन नीति वर्ष 2015 में बनती है, चौथी पर्यटन नीति या नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 में बनती है। यह तो कि आपके नॉर्मल पर्यटन नीतियों की बात अगर अपन करें तो इको टूरिज्म से संबंधित देखोगे तो पहली 4 फरवरी 2010 है, दूसरी 15 जुलाई 2021 है। ग्रामीण क्षेत्र की पर्यटन नीति को देखोगे तो 20 नवंबर 2022 है, और अगर फिल्म प्रोत्साहन नीति के बारे में बात करोगे तो 18 अप्रैल 2022 है। याद रख लोगे क्या? करिए एक बार, याद करो फटाफट। याद कर पाते हो नहीं कर पाते? यही याद करना आपको, यही अच्छे से लिख लिख के याद करोगे बार बार। तो टोटल पॉलिसीज कितनी होगी? 8। 4 सामान्य, 2 इको, 1 ग्रामीण, 1 फिल्मों को लेकर, जहां फिल्मों को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है। तो ये सरकार की अलग अलग प्रकार की पर्यटन नीतियां होती है। पर्यटन नीतियों को बनाने और उनको क्रियान्वित करने का कार्य राजस्थान पर्यटन विभाग का होता है। राजस्थान पर्यटन विभाग कब बना? 1956 में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इस तरह से हमें याद रखना होता है, इस तरह सारी बातें हमें याद रखनी होगी। क्लियर? हो गया? अरे हाँ या ना? चलिए अब एक बार अब बुक को बंद कर दो, क्योंकि अब चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हुए चैप्टर खत्म करते हैं अपना। ओके,
चलो एक बार बुक बंद कर दो आराम से, यहां तक सब ओके हो आराम से। यानी आज की इस 70 मिनट की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा वो देख लो। सबसे पहले तो अपन ने 6 योजनाओं के नाम पढ़े, 6 योजनाओं के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हेरिटेज होटल योजना, पेइंग गेस्ट योजना, आपकी पर्यटन सहायता बल, इसके अलावा रहेगा आपके कौन शिल्प ग्राम योजना, रमणीक झील योजना और प्रसाद योजना। एक तो ये हमने डिस्कस किया आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद हमने 8 प्रकार की पर्यटन नीतियों के बारे में डिस्कस किया। पहली 27 सितंबर 2001, दूसरी 2007, तीसरी 2015, फिर 9 सितंबर 2020 ये होगी नॉर्मल। इको टूरिज्म को लेकर 4 फरवरी 2010, 15 जुलाई 2021 याद रखनी होती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 है और फिल्म प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 है। यहां तक हमने पढ़ा। ओके, अब मैं कुछ पॉइंट्स को थोड़ा स्किप करते हुए एक बार आगे की तरफ बढ़ता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ओके, देखिए आगे चलते अपन एक बार यहां से। इसके साथ साथ जब टूरिज्म की बात अपन करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है शाही रेलगाड़ी। कौन सी आती है? शाही रेलगाड़ियां। शाही रेलगाड़ियां मतलब नाम से पता है, शाही रेलगाड़ियों की बात आती है। कहते हैं ना कि इसका नाम है अपन साहब पैलेस ऑन व्हील। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स नाम रखा गया। ये एक प्रकार की शाही रेलगाड़ी है जो कि 26 जनवरी 1982 में प्रारंभ की गई थी। 26 जनवरी 1982 में पैलेस ऑन व्हील को शुरू किया गया था, जिसको वर्तमान में हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील के नाम से अपन जानते हैं। वर्तमान में इसको हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1982 के अंदर ये आपकी रेलगाड़ी आपकी चलती है। अगर मैंने कहा, कभी कभी मैं कहता हूं कि आप जीवन में पिक्चरें भी खूब देखा होगा। अगर आपने अक्षय कुमार और करीना कपूर की अगर आप तलाश मूवी अगर आपने देखी होगी तो तलाश मूवी के अंदर इस पूरी रेलगाड़ी का वर्णन किया गया था, जिसके अंदर वो पूरे जो फिल्मी शूट हुआ था वो शाही रेलगाड़ी का था। वो पैलेस ऑन व्हील थी, जिसमें आपने शक्ति कपूर को देखा होगा, करीना कपूर को देखा होगा, अक्षय कुमार। तलाश मूवी की जो कहानी चल रही थी वो आपकी इसी रेलगाड़ी से संबंधित थी, जो पैलेस ऑन व्हील थी। उसमें बताया जाता था जयपुर आ गया, ये आ गया, उदयपुर वगैरह, वो सारे एरिया आपको बताए जाते हैं। उसमें जैसलमेर में गाना शूट होता है, सारी होती है। तो ये कहानी थी आपकी उस मूवी को लेकर। और ये पैलेस ऑन व्हील जो कि एक शाही रेलगाड़ी है, जो कि 26 जनवरी 1982 में प्रारंभ की जाती है। कहते हैं ना, ये गाड़ी नई दिल्ली से चलती है, न्यू दिल्ली से चलेगी। 7 दिन का सफर रहेगा। कहते हैं ना कि जब अपन जाते हैं 4 धाम यात्रा 15 दिन की, वो एक तरह से कि आपको एक प्रकार से पैकेज लेना पड़ेगा इस गाड़ी का। आपको 7 दिन का सफर रहेगा, मतलब 7 दिन तक आपको रेलगाड़ी के अंदर ही रहना है। इसके अंदर खाना पीना रहना सब रहेगा। और ये जहां जहां रुकेगी वहां आपको लोगों को दिखाया, जैसे जैसलमेर आ गया वहां रुक जाएगी, पूरे दिन आपको जैसलमेर घुमाएगी, वहां से रवाना होगी, फिर चलती रहेगी आगे। तो नई दिल्ली से चलेगी राजस्थान में, कहां? जयपुर, जयपुर से बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर की अगर बात करें, फिर चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और आगरा में रुकती है। ये यहां तक चलेगी और इसमें कुल 7 दिन की यात्रा होती है। 2017 में इसका नाम बदलकर हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील कर दिया जाता है। ओके, फिर अपन जानते हैं कोविड के चलते इस रेलगाड़ी को बंद कर दिया था, बाद में वापस से 2022 में दोबारा शुरू कर दिया जाता है। हमें इसमें इतना कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसमें याद ये रखना है बेसिकली कि ये जो शाही रेलगाड़ी है जिसका नाम पैलेस ऑन व्हील है, जो कि 26 जनवरी 1982 में चली थी, ये भारत के 3 राज्यों से संबंधित है, जिसमें नई दिल्ली आ गया, राजस्थान आ गया, आगरा यानी यूपी आ गया। राजस्थान में जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ओके, जोधपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और याद रहेगा ये राजस्थान के जो टोटल 7 जिले, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और सवाई माधोपुर, इनमें आपको घुमाएगी। 7 दिन का सफर रहेगा, दिल्ली से आगरा तक चलेगी और इसका नाम है पैलेस ऑन व्हील, जो कि सरकार की तरफ से चलाएगी एक रेलगाड़ी होती है। ठीक है, मतलब आप पैलेस ऑन व्हील के तहत आप इस तरह से सफर कर सकते हो, जैसे कि आप एक होटल में, आप देखना, अगर आपने नहीं देखी तो उस मूवी को देखना, उस मूवी में आपको दर्शन हो जाएंगे कि ये एज एक होटल की टाइप होती है। इसके रूम भी कैसे होते हैं? होटल की तरह होता है, जैसे आप होटल में हो, होटल में रुके हो, इस तरह की रेलगाड़ी बनाई गई है जो आपकी ट्रेन है, जिसका नाम रखा गया पैलेस ऑन व्हील और वर्तमान नाम है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील। शुरू कब हुई थी? 26 जनवरी 1982 में। याद हो जाएगा सभी को। सफर कितने दिन का? 7 दिन का। कहां से शुरू होती है? नई दिल्ली से, और कहां जाती है? आगरा तक। मतलब आप इससे अपना पैकेज करवा सकते हो, जब भी बुकिंग होगी बुकिंग आप करवा सकते हो। 7 दिन का सफर आपका यहां पर माना जाता है। क्लियर सभी को आता है? तो ये आपकी शाही रेलगाड़ियों में मानी जाती है।
उसके बाद अपन आगे चलते हैं हमारे राजस्थान को, राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय जिनको अपन म्यूजियम कहते हैं, क्योंकि भाई टूरिस्ट के अंदर आते हैं और टूरिस्ट के अंदर आते हैं म्यूजियम्स तो अपन देखते देखते हैं। भाई जनरली अपन देखो राजस्थान के अंदर क्या होता है, अपन तो क्या राजस्थान के लोग हैं, अपन जब टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो अपने क्या दिखा यार, थोड़ा किले दिखा दो या म्यूजियम दिखा दो या अभ्यारण्य दिखा दो, इसके अलावा क्या राजस्थान में देखा। भाई अपने लिए तो यही चीज है, अपन तो बिरला मंदिर के सामने चाहे 2 घंटे खड़े रहो लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। चाहे अपने यहाँ पे गोविंद जी के मंदिर के बाहर खड़े रहो लेकिन पेट नहीं जाएंगे, सिटी पैलेस के बाहर चाहे घंटों इंतजार कर लो लेकिन अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने लिए तो नॉर्मल है वो सब चीजें अगर बात करें। और भाई देखा जाए तो भाई है क्या, आप कहीं भी रास्ता हो वहां देख किला, और किलों में एक ही बात, और कोई अलग तो नहीं, कोई अलग होगा किला वो एक। आप अगर जयपुर के किले देख लो, चाहे जो मेहरानगढ़ देख लो, चाहे बाला किला देख लो, चाहे कोई सा भी तारागढ़ का देख लो, सब किले तो एक जैसे होते हैं अगर बात करें तो कहते हैं ना कि कुछ म्यूजियम्स होते हैं और म्यूजियम भी सब एक जैसे होते हैं। अब ये ना म्यूजियम में क्या होगा, कोई अलग तो होगा नहीं, वही होता है अगर बात हो। कहते हैं कि एक कह रहे हैं आपका कालबेलिया डांस ऑफ म्यूजियम जो कहां पर है, जयपुर में। सॉल्ट म्यूजियम कहां पर है, सांबर झील जयपुर में। युद्ध म्यूजियम कहां पर है, जैसलमेर। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहां पर है, बांसवाड़ा में। सिलिकॉन वैक्स से अगर आ जाए म्यूजियम नाहरगढ़ दुर्ग में आता है। विवेकानंद संग्रहालय आपका नीमका थाना खेतरी आ जाएगा। मीरा संग्रहालय कहां पर है, उदयपुर। ये कुछ राजस्थान के म्यूजियम्स हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये देखो रटने वाले, अब तुमको इनमें मैं समझाऊं तो इनमें मैं तो कोई समझाने वाला टॉपिक है नहीं, कोई म्यूजियम की बात। अच्छा इसमें अपना अल्बर्ट हॉल भी आ गया। अल्बर्ट हॉल कौन सा, जयपुर वाला। अल्बर्ट हॉल भी क्या है, एक म्यूजियम ही होता है। तो अलग अलग प्रकार के म्यूजियम है, और भी बहुत सारे म्यूजियम हो सकते हैं, क्लियर। फिर आपका आता है लास्ट राजस्थान की कुछ सफारी। अब जैसे कि लॉयन सफारी करनी है तो कहां जाओगे, नाहरगढ़ के अंदर। कहां जाओगे, नाहरगढ़ जयपुर में। हॉर्स सफारी करनी है तो पुष्कर आपका अजमेर में। कैमल की करनी है तो सम जैसलमेर में। डंकी सफारी करनी है तो सेकाबाटी में। एलिफेंट की सफारी आमेर में, जो हाथी गांव है आमेर में। टाइगर सफारी के लिए एक रणथंभौर एक सरिस्का। ओके, मेनली टाइगर सफारी रणथंभौर और सरिस्का से संबंधित आपकी रहती है। ये अगर बात के लिए आगे। फिर उसके बाद अपन जानते हैं वाटर सफारी चंबल नदी के लिए। लेपर्ड सफारी जो है वो झालावाड़ में आती है, जो जयपुर में आती है। और लेपर्ड सफारी एक कहां पर है, नाहरगढ़ में भी आती है। कहां आती है, नाहरगढ़। तो ये अलग अलग प्रकार की सफारी रहती है, जब आप इनका मजा ले सकते हो, जा सकते हो। यानी कि जब आप रणथंभौर जाते हो, झालावाड़ ढूंढरे जाते हो, नाहरगढ़ जाते हो, तो आप लोग एक सफारी होती है, सुबह और शाम होता है कि आप आराम से आपको घुमाया जाएगा। फिर आपको जो भी दिखे वो आप देख सकते हो आराम से। वहां पर जो भी आपका जो सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य होता है उस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, वहां पर एक गाड़ी से आपको ले जाया जाएगा, पूरा सफर कराया जाएगा। उस सफर में आपको टाइगर दिखता है या नहीं दिखता, लेपर्ड दिखता है नहीं दिखता, वो आप देख सकते हो। तो ये एक सफारी होती है, क्लियर, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। फिर आता है हमारे राजस्थान के कुछ पैलेस, कुछ होटल्स है, जो ये सारे होटल किसके अंदर चलते हैं, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से होटल चलते हैं। अच्छा, आरटीडीसी की स्थापना कब होती है, 1978 में कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1979 के अंतर्गत आपका ये बनता शुरू होता है। देखिए जैसे कि अपन बात करें लेक पैलेस, ये एक आरटीडीसी का होटल। लेक पैलेस कहां पर है, सिल्लीसेड। सिल्लीसेड झील कहां पर है, अलवर। मीनल जो होटल वो कहां पर है, अलवर में। टाइगर डेन होटल कहां पर है, सरिस्का में। गणगौर होटल कहां पर है, जयपुर में। तेज होटल कहां, जयपुर में। स्वागतम होटल कहां पर है, जयपुर में। ये सारे हेरिटेज होटल्स है जो किसके अंडर में आ रहे हैं, आरटीडीसी के अंडर में आ रहे हैं। घूमर होटल कहां पर है, सवाई माधो। विनायक कहां पर, सवाई माधोपुर। खादिम कहां, अजमेर। सरोवर कहां, पुष्कर। पन्ना कहां, चित्तौड़। गोकुल कहां, नाथद्वारा। कजरी कहां पर है, उदयपुर। सीकर कहां पर है, माउंट आबू। खड़ताल कहां पर है, बाड़मेर। पनियारी कहां पर है, पाली को लेकर है। इसका शिल्पी आपका कहां पर, रणकपुर पाली। घूमर कहां, जोधपुर। मूमल कहां, जैसलमेर। समढाणी, जैसलमेर। ढोला मारू, बीकानेर। हवेली कहां, फतेहपुर। भरतपुर फॉरेस्ट लॉज, भरतपुर में। सारस कहां, भरतपुर में। चंबल कहां, कोटा। गावड़ी कहां, झालावाड़। चिरमी कहां, चूरू। कुर्जा कहां, नागौर। गौरी आपका उदयपुर। और चंद्रावती कौन सा, झालावाड़। ये अलग अलग प्रकार के होटल है, अलग अलग प्रकार के होटलों की बात आती है। ये सारे आरटीडीसी के होटल्स होते हैं, जो कि राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग जो आपका निगम है, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरह से ये होटल चलाए जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार के टूरिस्ट को संबोधित होटल आपके रहते हैं। ओके, चलिए अब बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा आपको यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर। अब एक बार अपनी किताब खोलकर पेज नंबर 137 को पढ़ो। पेज नंबर 137 पे डायरेक्ट, क्योंकि बीच का पन्ना छोड़ दो, कोई इतना कोई खास नहीं।
एक बार पेज नंबर 137 को पूरा पढ़ लो, उसमें आपको शाही रेलगाड़ी मिल जाएगी, आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, और आपको अलग अलग प्रकार की सफारी मिल जाएगी, और आपको राजस्थान के होटल मिल जाएंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, जो मैंने पढ़ा है उसको ढंग से, क्योंकि इसमें बताने वाला ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आपको याद कराऊं, रटना पड़ेगा, और रटने के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इनके क्वेश्चन एग्जाम में आए भी नहीं कभी आज तक। एक बार पेज नंबर 137 निकाल लीजिए। इसमें आपको ऊपर ऊपर शाही रेलगाड़ी दिख रही होगी, जिसमें एक गाड़ी है पैलेस ऑन व्हील, 26 जनवरी 1982। म्यूजियम्स में अलग अलग प्रकार के म्यूजियम है। सफारी में याद रखो लोयन नारगढ़ की है। टाइगर आपकी आ जाएगी, अलग अलग प्रकार, टाइगर, रणथंभौर, सरिस्का आ जाएगी। लेपर्ड में दो जयपुर, तीनों जयपुर में, जालान डूंगरी जयपुर, आमागढ़ जयपुर और आपका नारगढ़ जयपुर। नारगढ़ में लेपर्ड की सफारी भी है, लॉयन सफारी भी है, हॉर्स सफारी पुष्कर में, कैमल की जैसलमेर में, डंकी की शेखावाटी में, एलिफेंट आपकी आमेर जयपुर में। वाटर चंबल नदी को लेकर है। तो इस तरह से सफारियां याद हो जाएगी कि कौन सी, क्योंकि ये भी पर्यटन को लेकर रहती है, क्योंकि पर्यटन जो आते हैं वो सफारी का एंजॉय करते ही करते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? कौन सा महोत्सव पूछ रहा है? कहां पर? तो तू अगला पन्ना पढ़ने के लिए किसने कहा? मैंने कहा पेज नंबर 137 पढ़ना, तू कौन सा पेज पढ़ रहा है? महोत्सव कहां पढ़ने की बात आ गई? तुम कहते हो क्यों फेल होते हो, ये कारण है और कोई कारण है, यही कारण और कोई कारण है। कहता हूं जयपुर देखो, सब जोधपुर में वो महल कहां पर है? मतलब जाओ उस पर ध्यान दो ना, कि पता कौन कहां पहुंच गए, बूंदी कहां चल गया। मैं बोला कि शाही रेलगाड़ी पढ़नी है, म्यूजियम पढ़ने हैं, सफारी पढ़नी है, और होटल को नाम पढ़े, इतना काम करना, जितना को उतना करो ना। अपन मानते कि अपन बंदर की प्रजाति थे, उछल कूद करने की अपनी आदत थी, तो आदत अब बंद हो गई, तो प्रजाति खत्म हो गई अपनी। धीरे धीरे पूंछ विलुप्त हो तो गई, अब पूंछ अपने है नहीं, लेकिन कहोगे अगर अभी भी रह गई तो फिर दिक्कत वो मतलब 137 से 138 से पहुंच रहे हो तुम लोग। थोड़ा ढंग से आराम पढ़ो, धीरे धीरे, मैं भगो मत, आराम तसली से अच्छे से। जालान डुंगरी में। हाँ, मैंने आपको पहले कहा था आप लोग खुद पढ़ा करो। अब मान लो अपन ये लिखते तो कितना पागलों से लिखते रहते, पागलों से कॉपियां भरते रहते, कॉपियां इतने में तो सारा तुम 50 बार इसको पढ़ते रहो, लिखना ना कहे। ये लिखने का काम बहुत गंदा होता है। जब किताब तुम्हारे हाथ में है, तो किताबों को पढ़ना सीखो, किताबों को कैसे पढ़ा जाता है, किताबें पढ़ना सीख लो एक बार अच्छे से।
अच्छा, सफारी वर्ड तो याद हो जाएगी, इसमें कोई बढ़िया। लेपर्ड, 3 तो लेपर्ड हो गए, एक झारखंड हो गई, एक आमागढ़, एक नारगढ़। लोयन होगी, नारगढ़ में टाइगर, रणथंभौर, सरिस्का हो जाएगी। एलिफेंट की बात करोगे तो आपका जयपुर हो जाएगा। अगर अपन कैमल की बात करो सम हो जाएगा। वाटर की बात करो चंबल हो जाएगा। डंकी की बात करोगे तो शेखावाटी हो जाएगा। तो याद हो जाएगा सबको? करो, याद करो, करो और करो, करते रहो। एलेसन व्हील आपको याद करनी है, उसमें केवल इतना याद करना कि 25, अब एक बच्चा है उसका 5 लाख किराया, किराया वाला कोई नहीं पूछने वाला है। झुंझुनू में आएगा। हो जाएगा याद, और करो याद, टाइम अभी करो, पढ़ो, थको मत, थका मत करो, एक तो पढ़ा करो, ठीक है? खूब टाइम अपने पास। अब देखिए, अब बुक बंद कर दो आराम से। अब अपन 2 पॉइंट और पढ़ते हुए चैप्टर खत्म करते हैं। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे आता हूं, जो कि राजस्थान की पर्यटन की बात करते हैं। एक बार आप लोग बुक बंद कर दिए अच्छे से। हालांकि ये सब चीजें तुमने कला संस्कृति में पढ़ रखी है। अब जो भी पॉइंट मैं बोलूंगा ना वो आपने आर्ट एंड कल्चर में खूब अच्छे से पढ़ रखे होंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है ये। पर्यटन टॉपिक तो खत्म हो गया, पर्यटन में इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आर्ट एंड कल्चर में भाई पर्यटन स्थलों की बात करोगे तो ये किले, बावड़िया, नदियां, झीलें, सब ये पर्यटन स्थल ही है सारे। ये सब पर्यटन स्थल में आते हैं। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में टोटल जो पर्यटन स्थल वो कौन कौन से, सुनना ध्यान से। सबसे पहला राजस्थान का केवल एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको अपन पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, विदेशी पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। यह राजस्थान के कौन से जिले में आता है? भरतपुर जिले में आता है। ये केवलादेव घना पक्षी विहार है जो भरतपुर में आता है। ये 1995 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा इसे दिया जाता है। ऐसी विरासत दिखती नहीं है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया जाता है। कहते ना कोई तुमसे पूछे कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वो कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। क्योंकि राजस्थान में टोटल 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है, 6 टाइगर रिजर्व एरियाज हो जाते हैं, इसके अलावा 26 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। इन सभी में केवल एकमात्र है आपका घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में आता है। 1985 में इसे अपन विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इस घना पक्षी विहार के अंदर एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। ओके, अजान बांध आपका रहता है। और अजान बांध कौन सी नदी से संबंधित है? बाणगंगा नदी से संबंधित है। अजान बांध को जलापूर्ति कराता है कौन सा बांध? पांचना बांध। कौन सा कराता है? पांचना बांध। ये आपको बता चुका था। ओके, इसी घना देव का केवला देव के अंदर एक तो घास कौन सी है? एंचा घास। कौन सी है? एंचा। एक है मेता घास। और इसी एंचा घास की वजह से पक्षियों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। इसीलिए यूनेस्को ने इस घना पक्षी विहार को चेतावनी दे रखी है कि अगर आपके यहां पक्षी अगर मरना बंद नहीं हुए तो आपको विश्व धरोहर की सूची से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्लियर सभी को? ये आपको पता ही होना चाहिए, जब विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत ये घना पक्षी विहार आता है तो फंडिंग क्या से आती है? फॉरेन से भी आती है। फॉरेन का पैसा भी इसके अंदर लगता है, इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है। ये 1985 में बना था। फिर आपका अपने राजस्थान का एक नृत्य है, वो कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य है जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में रखा गया था। जो आप लोग कला संस्कृति में नृत्य की बात करते हो या नृत्य आप पढ़ते हो, उसमें कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो घना मतलब वन्य जीव अभ्यारण्यों में भी एक है और नृत्य में भी एक है। भाई वन्य जीव अभ्यारण्यों में भी एक आया और नृत्य, हमारे यहाँ तो नृत्य तो बहुत टाइप के होते हैं। भाई अपने राजस्थान में जब आप कला संस्कृति पढ़ते हो बहुत टाइप के नृत्य होते हैं। केवल एक नृत्य है जो किसमें शामिल आता है? आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत है। वो कौन सा नृत्य? आपका कालबेलिया। मतलब घूमर को भी इसमें शामिल नहीं किया। घूमर को हटाकर किसको शामिल कर गया? कालबेलिया नृत्य को। क्योंकि जबकि हमारा जानते हो हमारा राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है।
राज्य नृत्य घूमर है। हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? आपका मरु उद्यान है। इसके अलावा अपना रणथंभौर है। रणथंभौर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन विश्व धरोहर की सूची में कौन आता है? घना पक्षी बिहार आता है। और इसी प्रकार हमारा राज्य नृत्य घूमर है, लेकिन घूमर राज्य नृत्य होने के बावजूद भी कालबेलिया नृत्य को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 2010 में शामिल किया गया था। फिर अपन रिलैक्स हो जाते हैं। 1985 में घना पक्षी बिहार अमूर्त सांस्कृतिक संस्कृति में आ जाएगा और नृत्य में आ जाएगा कालबेलिया नृत्य। मतलब कि आप अमूर्त में ये मतलब ये नीचे ऊपर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, घना पक्षी बार तो अमूर्त में रहेगा। तो चल देख लेंगे, बाकी मेरे को लगता है सही सही होगा, फिर देख लो कोई बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं 2010 के अंदर ही एक और आता आपका जंतर मंतर जो वेधशाला होती है, जो अपने जंतर मंतर वेधशाला है, जो कि अपने वो कहां पर है? जयपुर में। इसको भी विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी तीन बातें, जो जंतर मंतर का हो गया, कालबेलिया नृत्य और घना पक्षी बिहार। अगर हम राजस्थान के किलों की बात अगर करते हैं, राजस्थान के किले, तो 6 किले जो है यानी जो फोर्ट है वो आपके विश्व धरोहर की सूची में शामिल आते हैं। अगर अपन बात करें, जिसमें आप देखते हो, आपने शॉर्ट में कभी नाम सुना होगा, आम, चीकू और गाजर, यानी आम, चीकू और गाजर, इनका नाम आपने देखा होगा अगर आपने, तो ये आप कहते हैं जिसके अंदर आप जाते हो। एक होगा कौन सा? आमेर का किला। कौन सा? आमेर। एक होगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। एक होगा कौन सा? कुंभलगढ़। एक हो गया गागरोन। एक हो गया जैसलमेर और एक हो गया कौन सा? रणथंभौर। ये आपके राजस्थान के 6 किले जिनको 2013 के अंतर्गत विश्व धरोहर की सूची का दर्जा मिला। 1985 में मिला है आपका घना पक्षी बिहार को, 2010 में कालबेलिया नृत्य और आपको मिलता है किसको? जंतर मंतर को। 2013 में राजस्थान के 6 किले हैं। भाई बेसिकली तो राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट है, बहुत सारे किले, लेकिन इन 6 किलों को राजस्थान की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। और नवीनतम है आपका कौन सा? जयपुर शहर का परकोटा, जो कि आपका विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। ओके, तो ये राजस्थान के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के इससे माने जाते हैं, जो आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि आप लोग जब किले पढ़ते हो, आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा होगा। नृत्य में कालबेलिया नृत्य, घना पक्षी बिहार जो अपन देखते हैं, जंतर मंतर आ जाएगा। ये सब पर्यटन स्थल है जिनको अपन विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, पर्यटन स्थलों की बात करें तो ऐसा और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी विश्व धरोहर की सूची में आती है, लेकिन अगर टूरिज्म पैलेस को देखें तो टूरिज्म पैलेस के अंदर ये आपके 7-8 प्रकार की चीजें यहां पर आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, इससे पहले अपन अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न कई बार आता है कि कुछ महा उत्सव होते हैं जो हर साल आपके मनाए जाते हैं, जो रहते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ ले, ऊंट महा उत्सव की बात करें, कैमल, देखो हमने कैमल सफारी की बात की, वो तो आ जाएगा सम जैसलमेर। भाई कैमल सफारी सम जैसलमेर में, लेकिन ऊंट महा उत्सव का संबंध किससे? बीकानेर। महीना कौन सा है? जनवरी। महीने वगैरह तो कोई मतलब नहीं है, महीने तो कोई इतना काम नहीं आता, इंपॉर्टेंट है आपका ऊंट महा उत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में। मरु महा उत्सव की, सॉरी आपका ऊंट महोत्सव का बीकानेर। अगर मरु महा उत्सव की बात करें तो जिला कौन सा रहेगा? जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थली जो है वो कहां पर है? जैसलमेर। रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी कहां पर है? जैसलमेर। पतंग महा उत्सव आपका जयपुर, हालांकि जयपुर के अलावा जैसलमेर का भी नाम आता है अगर बात करें, लेकिन मुख्यतः पतंग महा उत्सव जो होता है वो जयपुर का फेमस है। 14 जनवरी को जब मनाया जाता है वो जयपुर से संबंधित। थार महा उत्सव की जब बात आती है वो कहां होता है? आपका बाड़मेर। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनना, ऊंट है तो बीकानेर है, मरु है तो जैसलमेर, पतंग है तो जयपुर, थार है तो बाड़मेर। शेखावाटी जो महा उत्सव आपका सीकर से संबंधित है। ब्रज होली महा उत्सव भरतपुर से संबंधित है। हाथी महा उत्सव, क्योंकि हाथी सफारी कहां होती है?
कहाँ आपके आमेर में होती है हाथी गांव, तो ये कहाँ की, जयपुर को लेकर। राजस्थान दिवस समारोह भी कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। गणगौर महोत्सव जो होता है वो कहाँ, जयपुर का। बैलून महोत्सव कहाँ, बाड़मेर। मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर। ग्रीष्म महोत्सव आता है वो माउंट आबू के अंतर्गत आ जाएगा अगर बात करें। इसी प्रकार से अगर अपन मैंगो उत्सव मेला बात करें बांसवाड़ा आ जाएगा। तीज की बात करें तो तीज कहाँ, जयपुर। लेकिन कजली तीज कहाँ पर आ जाएगी, बूंदी। ओके। आबानेरी महोत्सव दौसा। मारवाड़ की बात करें जोधपुर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ की बात अगर करते हैं। फिर आपका दशहरा देखे तो कौन सा, कोटा। ओके। मत्स्य देखे तो अलवर। ओके। बूंदी महोत्सव देखे तो कौन सा आएगा, बूंदी को लेकर। कुंभलगढ़ की बात करें तो राजसमंद है। रणकपुर पाली में आ जाएगा। शरद महोत्सव जो आएगा माउंट आबू। और शिल्प ग्राम की बात करें तो कहां पर, उदयपुर से सम। फिर आपने देखा होगा कुछ महोत्सव है जैसे कि फूलडोल महोत्सव शाहपुरा। ये शाहपुरा कौन सा है, भीलवाड़ा वाला। शाहपुरा एक जयपुर में भी धारणा है। शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा। जो अभी रीट के अंदर कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया कि फूलडोल महोत्सव जो है आपका कौन से वाड़ा में, भीलवाड़ा में आ जाएगा। जौहर मेला कौन से, चित्तौड़गढ़। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा। और ब्रज महोत्सव कौन सा, भरतपुर को लेकर रहता है। ओके। ये राजस्थान के कुछ महोत्सव है जो समय समय पर मनाए जाते हैं। इनका भी पर्यटन से महत्व होता है क्योंकि ये भी टूरिज्म से संबंधित होते हैं। ओके। अब अपनी किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 138 आप लोग पढ़ लीजिए पूरा। अब एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा कवर करके चैप्टर को फिनिश कर दीजिए। आज ध्यान, आज अपन रात को टूरिस्ट से पर्यटन संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन रात को 9 से 8 बजे से करेंगे। आज ध्यान सब लोग। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता आप लोगों का। अभी चैप्टर से संबंधित बात अपन जब करेंगे ना तो आज रात को 8 बजे से लेकर लगभग 10 बजे या 10:30 बजे तक जो 2-2.5 घंटे की क्लास होगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर में पर्यटन को लेकर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो चैप्टर हम पढ़े हैं वो चैप्टर किस तरह से हमें याद रखना है। ओके। तो अपने को अच्छे से याद करना है, एक बार इसको अच्छे से याद कर लो फिर आपको आगे की जानकारी और दे देंगे। क्या हुआ, यहां थोड़ी कराएंगे, ये क्लास अलग से होगी। इसके पीछे कारण है, कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअल में टूरिज्म टॉपिक क्या होता है कि पटवारी में नहीं है। पटवारी की क्लासेस के अंदर कुछ टॉपिक है कुछ नहीं होते, इसलिए आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाएगा करो। बस माँ को ये होना आप लोग जैसा कहे ना वैसा, क्योंकि तुम्हारी आदतें बड़ी गंदी होती है और मेरे को वो बहुत बेकार लगती है। क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार हमें, आप हमें मत बताया करो कि कौन सी चीज कहाँ होगी कौन सी नहीं, क्योंकि तुमको पता ही। क्योंकि जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक बच्चा पटवारी किताब खोल के, और सब भूगोल तो है ही नहीं, और तो भूगोल है ही नहीं तो मैं डालू कहां से, मेरे को खुद को नहीं पता भूगोल में है क्या। और किसी को पता है तो उस ज्ञानी को बुला लो कि भाई पता भूगोल में क्या टॉपिक है। तो आप लोग क्या होता है कि आप लोगों की आदत होती है कि तुम लोग क्या होता है बिना पहनने के लोटे होते ना, देख इधर देख लिया इधर गुड़ गए, इधर देख इधर गुड़ गए, पता कुछ होता नहीं किसी को कौन सी चीज कहां पर है कौन सी कहां पर है। इसलिए आप हम पे छोड़ दिया करो। तुम केवल एक एहसान किया करो, क्लास में बैठकर जो बोर्ड पे दिख रहा है ना वो याद हो रहा है ना, बस इतना काम करा करो। इसके अलावा आगे क्या है पीछे क्या है बगल में क्या है किधर क्या है आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना काम किया करो। और एक काम, जो भी किताब आप लोगों को दी गई है वो किताब आपको हम पूरी पढ़ाते हैं,
हर एक किताब आपको ढंग से पढ़ाई जाती है, एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको बताई जाती है। बस उस किताब को अच्छे से पढ़ना है, साथ के साथ उसको याद करना है और साथ के साथ उसको रिवाइज करना है। इसके अलावा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अब इन महोत्सव को तो रटते रहना, ये रटने वाली टॉपिक है। अब तुमको सर इसमें मैं समझाऊं तो मैं तो इसमें समझाऊं क्या? अच्छा बताओ, इसमें मैं तो क्या समझाऊंगा? अब इन महोत्सवों में मैं क्या तुम कौन सी बात समझाने लग गया भाई? कौन सा तुम अगर जिद बहस करो तो भाई इसका तो मेरे पास कोई जवाब होगा नहीं।